अग्नि ने नीचे देखा और अपनी वर्तमान मुद्रा देखी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने विक्रम को धकेला और जल्दी से खड़ी हो गई। शर्मिंदा होकर उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट सीधी की और जल्द ही अपना सुशोभित और सुरुचिपूर्ण आचरण फिर से प्राप्त कर लिया। विक्रम को भी एहसास हुआ कि मुद्रा बहुत अस्पष्ट थी। अग्नि के खड़े होने के बाद वह भी खड़ा हो गया और अजीब तरह से खांसा। छोटे वीर को हमेशा से लगता था कि महामहिम और उसकी बड़ी बहन के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। छोटे वीर ने मदद के लिए प्रबंधक राठौर की ओर देखा। प्रबंधक राठौर सीधे आगे देख रहे थे, उनका चेहरा गंभीर था। छोटे वीर ने फिर से दादी गोंद की ओर देखा। महल की नौकरानी का चेहरा कठोर और गंभीर था। छोटे वीर ने अपना सिर खुजाया। क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? अग्नि ने विक्रम को घूरा। तुमने कहा था कि तुम इसे मुझे दोगे, लेकिन तुमने नहीं दिया। तुम बस मेरे साथ खेलना जानते हो। क्या मुझे परेशान करने से तुम्हें उपलब्धि का एहसास होता है? अग्नि की अभी भी सूजी हुई आंखों को देखकर विक्रम को दया आए और उसने लगभग उसे जाने दिया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने अग्नि की ओर देखा और शांति से कहा, कुछ चाहिए? चलो व्यापार करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम इसके बदले में क्या लोगे? अग्नि ने विक्रम को भयंकर रूप से घूरा। विक्रम की नज़र अग्नि के चेहरे से हटकर छोटे वीर पर चली गई। अग्नि ने तेजी से काम किया, अपने पीछे खड़े छोटे वीर को पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोली, तुम अब छोटे वीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं छोटा वीर तुम्हें वापस नहीं दे रही हूँ। विक्रम ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उसकी आंखें अग्नि पर गहरी और चमकीली नज़र से टिकी थीं। एक दुष्ट और अनियंत्रित मुस्कान उसके होठों पर तैर रही थी। छोटी अग्नि, एक युवा महिला के रूप में तुम सुई का काम और कढ़ाई जानती हो, है ना? बिल्कुल नहीं, अग्नि ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। किस कानून में लिखा है कि लड़कियों को सुई का काम और कढ़ाई करनी चाहिए? यह अद्भुत है, महामहिम ने घमंड से कहा। बदले में मुझे अपना पस दो। अग्नि ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी कमर से पस खोला। विक्रम का हाथ पकड़ा, उसे खोला और पस उसके हाथ में रख दिया। यहाँ अभी भी 10 टाइल चांदी हैं, मैं ये सब तुम्हें दे दूंगी। अब तुम मुझे स्ट्रेंज फायर पल दे सकते हो, है ना? विक्रम ने सफाई से कढ़ाई किए गए पस को देखा और एक भौं उठाई। तुमने ये बनाया है? अग्नि ने लापरवाही से जवाब दिया, मेरी खूबसूरत माँ ने इसे बनाया है। महामहिम का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने पस अग्नि की बाहों में फेंक दिया। नहीं। हे अग्नि विक्रम की पीठ पर गुस्से से चिल्लाई, तुमने ही पस मांगा था और तुम ही इसे मुझ पर वापस फेंक रहे हो। तुम्हारा स्वभाव इतना खराब कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है कि तुम इस तरह से युवराज से कभी शादी नहीं कर पाओगे। विक्रम पीछे मुड़ा। उसकी गहरी काली आंखें अग्नि पर टिकी थीं, जो अथाह थी, जिससे अग्नि ने अपनी छाती पकड़ ली और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। महामहिम ने ठंडेपन से सूंघा और जाने के लिए मुड़ गए। कुछ ही दूरी पर दाई, जिसका चेहरा तनावपूर्ण और गंभीर था, ने आश्चर्य से प्रबंधक राठौर की ओर देखा। क्या महामहिम प्यार का कोई प्रतीक मांग रहे हैं? प्रबंधक राठौर ने कंधे उचकाए। मुझे, एक बूढ़े आदमी को, हमारे अजीब राजकुमार की दिमागी शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रबंधक राठौर ने कंधे उचकाए और अपने गुरु प्रिंस जियोन का अनुसरण किया। विक्रम इतना अनुचित कैसे हो सकता है? वह मुझे पागल कर रहा है। अग्नि अपने कूल्हों पर हाथ रखे हुए गुस्से से घूरते हुए खड़ी थी। दादी गोंद अजीब तरह से खांसी। मिस राठौर, ऐसा लगता है कि यह पस आपने खुद ही कढ़ाई किया होगा। अग्नि ने दादी गोंद को उलझन में देखा। दूसरों की कढ़ाई और मेरी कढ़ाई में कोई अंतर है क्या? ये तो बस एक पस है ना? दादी गोंद अंदर से तबाह हो गई थीं। उनकी महामहिम पहले से ही इतना अजीब व्यवहार कर रही थी, और अब मिस अग्नि थी, जो अभी भी स्थिति से पूरी तरह अनजान थी। वे दोनों मिलकर एक आपदा थे। महल की नौकरानी ने अग्नि को संकेत दिया, खैर एक बड़ा अंतर है। महामहिम जो चाहते हैं वह पस हो सकता है जिसे आपने, 5वीं मालकिन, हाथ से कढ़ाई करने में समय और प्रयास बिताया हो। अग्नि ने हल्के से सूंघा। विक्रम बस मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहता है ना? दादी गोंद ने अपना पसीना पोंछा। नहीं नहीं नहीं, वास्तव में हमारे महामहिम ऐसा लगता है कि आपको काफी पसंद करते हैं। 5वीं मालकिन, दादी गोंद अब खुद को रोक नहीं पाई, उन्हें इसे स्पष्ट रूप से बताना था। अग्नि पूरी तरह से हैरान लग रही थी। महामहिम मुझे पसंद करते हैं? दादी गोंद, आप मजाक कर रही होंगी। कौन इस पर विश्वास करेगा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये सच है। हमारे महामहिम सच में हैं। दादी गोंद अपनी महामहिम की मदद करने के लिए दृढ़ थीं। जैसे ही वह अपनी बात और स्पष्ट रूप से रखने वाली थी, दरवाजे पर एक आकृति दिखाई दी। ये चांग सान था, जो विक्रम के अंगरक्षकों का कप्तान था। चांग सान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, 5वीं मालकिन, महामहिम आपसे जाने का अनुरोध करते हैं। दादी गोंद की बात सुनकर अग्नि दंग रह गई। क्या विक्रम उसे पसंद करता था? लेकिन चांग सान की बातें सुनने के बाद अग्नि तुरंत वास्तविकता में लौट आई। विक्रम मुझे पसंद करता है? दादी गोंद, क्या आपके राजकुमार मुझे इतना ही पसंद करते हैं?
मुझे उम्मीद है कि दादी गोंद भविष्य में ऐसी बातें कहना बंद कर देंगी ताकि दूसरों को गलतफहमी न हो और आपके राजकुमार की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे। अग्नि ने गोंद मामा को गहराई से देखा, फिर छोटे वीर को पकड़ा और आक्रामक तरीके से चली गई। दादी गोंद, महामहिम, मैंने सच में अपनी पूरी कोशिश की है। दादी गोंद ने गहरी सांस ली और चांगसान को घूरा। तुम बहुत मूर्ख हो। तुम मुझे पागल कर रहे हो। चांगसान हैरान था, क्या बात है? ये महामहिम के ठीक वही शब्द हैं। दादी गोंद गुस्से में थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे महामहिम जिद्दी हैं? क्या तुम भी अनम्य हो? क्या तुम महामहिम के मूल शब्दों का अनुवाद नहीं कर सकते? अंधेरा हो रहा है, रात गहरी है और कोहरा भारी है। सुरक्षा के लिए हमें मिस सू को वापस भेज देना चाहिए। क्या तुम यह नहीं कह सकते? चांगसान, क्या ये जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी है, दादी गोंद ने कहा, दांत पीसते हुए हर शब्द पर जोर देते हुए। अग्नि और छोटा वीर वापस चले गए। सौभाग्य से युवराज के निवास की यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। कम से कम हम छोटे वीर को अपने साथ वापस लाने में कामयाब रहे। छोटा वीर अभी भी सदमे में है। उसके दिमाग में अभी भी जो छवि फंसी हुई है, वह उसकी दबंग बड़ी बहन महामहिम विक्रम की सवारी कर रही है, वह इसे भूल नहीं पा रही है। पीछे मुड़कर देखने पर छोटे वीर ने देखा कि उसकी बड़ी बहन गुस्से में आगे बढ़ रही है और उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। मेरी बड़ी बहन हमेशा शांत और संयमित रही है। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो उसे गुस्सा दिला सकती हैं, लेकिन इससे पहले उसे इतना गुस्सा कभी नहीं आया। मेरी बहन ऐसा नहीं करती। छोटा वीर, जो अपनी बहन का दीवाना है, घोषणा करता है, नहीं, मेरी बहन उसकी है। बहन, छोटे वीर ने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा लेकिन खुद को रोक लिया। क्या? जब छोटे वीर ने उसे जगाया तो अग्नि का दिमाग विक्रम के पिटने की छवि से भरा हुआ था। छोटे वीर ने अग्नि का हाथ पकड़ा, उसके खूबसूरत युवा चेहरे पर कुछ चिंता झलक रही थी और उसने कमजोर स्वर में पूछा, तो क्या महामहिम कोई बुरे आदमी हैं? बेशक, अग्नि ने दृढ़ता से उत्तर दिया। छोटे वीर ने कुछ घबराहट के साथ पूछा, तो बहन, तुम्हें महामहिम विक्रम पसंद नहीं है ना? अग्नि ने उपहास किया, उसे पसंद करूं? अगर मुझे समर भी पसंद है तो भी मैं उसे कभी पसंद नहीं करूंगी। यह अच्छी बात है। अपनी बहन के आश्वासन से छोटा वीर तुरंत खुश हो गया। उसने अग्नि का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी घर चला गया। दोनों भाई बहनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कुछ ही दूरी पर एक अंधेरे कोने में उन शब्दों को सुनकर जेट काली आंखों की एक जोड़ी भींच गई और फड़कने लगी। उनके माथे पर नसें फड़कने लगी और उनके चेहरे पीले पड़ गए। अच्छा, बहुत अच्छा। उसकी मुठियां भींची हुई थीं। उत्तरी राठौर राजघराना। समर खुशी से रॉकिंग चेयर पर बैठकर कांच की बिल्ली को घुमा रहा था और उसे खाना खिला रहा था। बाहर आओ। गहरी रात में एक गड़गड़ाहट वाली आवाज पूरी उत्तरी राठौर रियासत में गूंज उठी, जैसे कि आकाश से बिजली गिर रही हो। पूरी उत्तरी राठौर रियासत सदमे में थी। वह धरती कंपा देने वाली आवाज किसकी थी? फैंगबेई के राजकुमार उत्तरी सीमा पर तैनात थे और अपने आवास पर नहीं थे, लेकिन फैंगबेई की राजकुमारी पत्नी वहां थी। वह आवाज सुनकर इतनी डर गई कि कांप उठी। भाभी, मैडम निंग, जो अभी अभी उत्तरी राठौर रियासत में आई थी, उन्हें अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और वे काफी डर गईं। चूंकि निंग चेनिक्सी राठौर परिवार के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए राजधानी आने पर अड़ा था, इस डर से कि जिस लड़की पर उसकी नज़र है उसे कोई और न छीन ले, वह मैडम निंग से आग्रह करता रहा। रास्ते में वे जितनी तेजी से हो सके भागे और आखिरकार समय सीमा से ठीक पहले पहुंच गए। महामहिम, आवाज युवा राजकुमार के आंगन से आ रही है। दोनों महिलाओं को डरा हुआ देखकर राजकुमारी फैंगबेई की सेवा करने वाली व्यक्तिगत नौकरानी ताऊ ने जल्दी से कहा, महामहिम पधार चुके हैं। राजकुमारी फैंगबेई, जो शुरू में तनावग्रस्त थीं, विक्रम के आने की बात सुनकर उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। उसने मैडम निंग का हाथ रोका और मुस्कुराते हुए बोली, दूसरी चाची, चिंता मत करो। महामहिम और एजुन एक साथ बड़े हुए हैं और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। ये ठीक है, ये ठीक है। मैडम निंग ने अपनी छाती थपथपाए और कहा, अभी अभी जो तेज आवाज आए, उसने तो लगभग मेरा दिल ही निकाल दिया था। सौभाग्य से वे महामहिम विक्रम थे। हम वापस आते समय महामहिम विक्रम से मिले थे और उन्होंने हमारी मदद भी की। क्या ऐसा है? राजकुमारी फैंगबेई ने इसके बारे में नहीं सुना था और जल्दी से पूछा कि क्या हो रहा है। मैडम निंग इस बार मुख्य रूप से निंग चेनिक्सी के लिए शादी का प्रस्ताव रखने आई थी, इसलिए उन्होंने रास्ते में हुई हर बात बताई। अंत में वह मुस्कुराई और बोली, राठौर परिवार ने एक अच्छी युवती को जन्म दिया है। वह न केवल चिकित्सा में कुशल है, बल्कि वह असाधारण रूप से सुंदर भी है। असाधारण चिकित्सा कौशल और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखने वाली राजकुमारी फैंगबेई को तुरंत अग्नि की याद आ गई। राजकुमारी फैंगबेई को अग्नि का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। जब वह लड़की छोटी थी तो उसे वह बहुत पसंद थी और वह चाहती थी कि काश वह उसे घर ले जाकर पाल पोस सके। जैसे जैसे अग्नि बड़ी हुई, वह उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। हालांकि चूंकि बच्चे ने अपनी साधना खो दी है, इसलिए कोई भी आसानी से उसे परेशान कर सकता है।
दिन के समय यान परिवार की दावत में राजकुमारी फेंगबेई बहुत दुखी थी। मूल रूप से वह अग्नि के लिए खड़ी होना चाहती थी, लेकिन उसके बाद घटनाओं की एक श्रृंखला हुई और जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, यान परिवार गहरी मुसीबत में था। मैडम यान राठौर परिवार से हैं और राठौर परिवार की सबसे बड़ी चाची हैं। राजकुमारी फेंगबेई फिर से व्यस्त हो गईं और जब उन्होंने अपना काम खत्म किया तो उन्हें पता चला कि अग्नि पहले ही जा चुकी थी। भाभी, इस बड़ी खोज के बारे में आप क्या सोचती हैं? बोलने के बाद मैडम निंग ने राजकुमारी फेंगबेई की राय मांगी। हाँ, राजकुमारी फेंगबेई विचारों में खो गई थीं। तुमने अभी क्या कहा? कृपया राठौर परिवार की छठी युवा महिला को निंग चेनेक्सी से मिलवाएं। भाभी, मुझे इस मामले के लिए राठौर परिवार के पास जाने में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। मैडम निंग ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। राजकुमारी फेंगबेई की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। रिया? हाँ, राठौर परिवार की छठी युवती, मैडम निंग ने गंभीरता से कहा। नहीं, राजकुमारी फेंगबेई ने अविश्वास में कहा, दूसरी बहन, क्या आपको यकीन है कि यह राठौर परिवार की छठी युवती है, न कि पांचवीं युवती? मैं इस बारे में कैसे गलत हो सकती हूँ? वह मिस रिया हैं। अगर रास्ते में उन्होंने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं इन जुड़वा बच्चों को जन्म नहीं दे पाती, जिसके परिणामस्वरूप 3 जानें चली जातीं। मैडम निंग ने बहुत गंभीरता से कहा। राजकुमारी फेंगबेई ने अपना माथा रगड़ा। उसने सोचा था कि यह अग्नि है, लेकिन ये रिया निकली। राजकुमारी फेंगबेई ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अगर वह रिया है तो मैं आपको यह विचार छोड़ देने की सलाह दूंगी। क्यों? राजकुमारी निंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्योंकि वह एक शातिर लड़की है। उससे शादी करने से परिवार में अशांति ही आएगी। ये पत्नी से शादी करना नहीं है, यह एक विपत्ति से शादी करना है। राजकुमारी फेंगबेई ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि आप मेरी राय पूछें तो मैं रिया से शादी करने के आपके परिवार के प्रस्ताव के दृढ़ता से खिलाफ हूं। चाची, तभी एक आकृति अंदर आए। राजकुमारी निंग के सामने घुटने टेक दिए और उस युवक का चेहरा सुंदर था और उसकी पतली पीठ सीधी थी। चेनेक्सी, तुम? चाची, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें, निंग चेनेक्सी ने राजकुमारी फेंगबेई की ओर देखते हुए विनती की। मुझे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। चाची, मैं रिया से शादी करूंगा। इस जन्म में मैं, निंग चेनेक्सी, किसी और से नहीं बल्कि उसी से शादी करूंगा। राजकुमारी फेंगबेई ने सदमे में निंग चेनेक्सी की ओर देखा। उस छोकरे की आंखों में क्या खराबी है? वह रिया से शादी करने की जिद कर रहा है। उसके दिमाग को क्या हो गया है? राजकुमारी फेंगबेई ने एक गहरी सांस ली। जल्दी उठो, भ्रमित मत हो। अगर मेरी चाची सहमत नहीं होती हैं तो चेनेक्सी नहीं उठेगा। निंग चेनेक्सी ने राजकुमारी फेंगबेई की ओर सीधे देखा। राजकुमारी फेंग लगभग चौंक गईं। ये बच्चा इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि पहली नज़र में रिया से प्यार कर बैठे और किसी और से शादी न करने की जिद करे? क्या तुम मूर्ख हो? राजकुमारी फेंग का स्वभाव बहुत ही उग्र था और वह खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए वह खड़ी हो गई और निंग चेनेक्सी की ओर इशारा करते हुए एक तीखी आलोचना शुरू कर दी। क्या तुम्हें पता भी है कि रिया किस तरह की इंसान है? तुम उससे शादी करने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित हो। क्या तुम्हें पता है कि आज यान निवास पर उसने जो किया वह कितना शर्मनाक था? मैडम निंग ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। भाभी, मिस राठौर को क्या हुआ है? क्या हुआ? राजकुमारी फेंग ने उपहास किया। वह बहुत कमाल की है। यान के साथ मिलकर अग्नि और आंटी तांग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अग्नि बहुत चतुर है। न केवल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उसने उन्हें अपने ही पैर में गोली मारने के लिए भी मजबूर कर दिया। मैडम निंग और निंग चेनेक्सी ने एक दूसरे को देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मिस रिया बहुत चतुर और सुंदर हैं, वह ऐसा काम कभी नहीं करेंगी। निंग चेनेक्सी ने राजकुमारी फेंग की ओर घूर कर देखा। चाची, मुझे रोकने के लिए मिस रिया को जानबूझकर बदनाम मत करो। राजकुमारी फेंग अपने शब्दों में उलझ गईं, एक भी आवाज निकालने में असमर्थ थीं और इतनी क्रोधित थीं कि लगभग बेहोश हो गईं। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। मैडम निंग की अभिव्यक्ति भी कुछ अप्रिय हो गई। भाभी, मिस रिया बुद्धिमान, सुंदर और संयमित हैं। यहाँ कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। राजकुमारी फेंग ने गुस्से से कहा, कोई गलतफहमी नहीं है। रिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी शक्ल पर मत जाओ। ईमानदारी से कहूँ तो वू युताओ एक अच्छी लड़की है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कभी भी उनकी बहू बनने के लिए धोखा नहीं दिया जा सकता। जब राजकुमारी कंसोर्ट हंगामा कर रही थी, समर भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। विक्रम ने दहाड़ लगाई और बीच हवा में प्रकट हुआ। समर, जो घर पर अपनी बिल्ली को सहला रहा था, पूरी तरह से हैरान था। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि यह विक्रम था, वह अपनी बाहों में कांच की बिल्ली के साथ बाहर आया और उत्साह से विक्रम को पुकारा, बॉस विक्रम, क्या हो रहा है? क्या दुश्मन हमला कर रहे हैं? इसके साथ ही समर ने कांच की बिल्ली को जमीन पर रखा और काम पर जाने के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। विक्रम, दुश्मन कहाँ है? दुश्मन कहाँ है? समर ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दुश्मन नहीं मिला।
अंत में उसने हैरान चेहरे के साथ विक्रम की ओर देखा। फिर समर ने देखा कि उसके बॉस विक्रम का चेहरा, जो तीखे नैन नक्श और मनमोहक सुंदरता वाला था, लोहे नीले रंग से ढका हुआ था। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लगा जैसे हवा भी बर्फ के क्रिस्टल से भर गई हो, जिससे समर कांपने लगा। विक्रम, बॉस विक्रम। समर को अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और उसने कमजोर स्वर में आवाज दी। विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए समर को घूर कर देखा। उसकी आंखों से 2 लपटें निकल रही थीं। समर, अपनी तलवार निकालो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। महामहिम ने अपनी तलवार सीधे समर की ओर तानी। समर पूरी तरह से हैरान लग रहा था। एक चुनौती? बॉस विक्रम उसे चुनौती देना चाहता है? यहाँ क्या चल रहा है? अपनी तलवार निकालो। ईर्ष्या में डूबे लॉर्ड विक्रम ने उग्र क्रोध के साथ समर को घूरा। विक्रम, क्या तुम मजाक कर रहे हो? चुनौती? तुम एक ही वार में मेरे जैसे 10 लोगों को मार गिरा सकते हो। ये कैसी चुनौती है? समर लगभग रो रहा था। विक्रम को क्या परेशानी है? अपनी चाल चलो। महामहिम ने दहाड़ लगाए। मैं नहीं करता। चलो लड़ें। नहीं। समर तनकर खड़ा हो गया और उसने विद्रोही स्वर में विरोध किया। मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, तुम्हारे जितना अच्छा दिखने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे जितना होशियार नहीं हूँ, और ताकत में भी तुमसे बहुत कम हूँ। मैं हर चीज़ में तुमसे कमतर हूँ। और फिर भी तुमने मुझे चुनौती दी, जानबूझकर मुझे उकसाया और नीचा दिखाया। तुम कितने क्रूर हो। जैसे जैसे समर बोल रहा था उसका दिल और भी टूटता जा रहा था। उस समय वह इतना दुखी महसूस कर रहा था कि वह लगभग फूट फूट कर रोने ही वाला था। लेकिन महामहिम ने उसे नज़रअंदाज किया और उसकी अच्छी तरह पिटाई की, जिससे बेचारे समर का चेहरा चोटों से सूज गया। विक्रम ने समर की ओर इशारा किया, अब से उससे दूर रहना। इन कठोर शब्दों को कहने के बाद महामहिम मुड़े और चले गए। समर, जो वहां खड़ा था, पूरी तरह से हैरान और उलझन में दिख रहा था। उसका चोटिल और सूजा हुआ चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। उससे दूर रहो, किससे दूर रहो? बॉस विक्रम, आपको अपने आप को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। राठौर हवेली। अग्नि छोटे वीर को राठौर घराने में वापस ले आए। अग्नि पूरा एक दिन बाहर रही और रात होने तक वापस नहीं लौटी, जिससे जिंग्युन आंगन में बहुत चिंता फैल गई। अंकल च्यू को बाहर से अंदर आते देख दादी झाओ उन्हें अभिवादन करने के लिए जल्दी से गईं। कैसा है? कैसा है? क्या हमारी मालकिन के बारे में कोई खबर है? अंकल च्यू का कमजोर चेहरा दुख से भरा था। मैंने यहाँ से लेकर यान निवास तक पूरे रास्ते खोज की है, लेकिन मिस की कोई खबर नहीं है। आपका क्या? निवास ने क्या कहा? दादी झाओ ने चिंता से टहलते हुए कहा, मैंने सबसे पूछा है, पूरी हवेली में खोजा है, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं है। अंकल च्यू ने गुस्से और चिंता में कहा, मैडम ने क्या कहा? क्या हमारी युवती मैडम के साथ किसी से मिलने नहीं गई थी? क्या वह उसके वापस न लौटने के लिए जिम्मेदार नहीं है? झाओ मामा की आंखें चिंता से लाल हो गईं। पहली मैडम और पहले मास्टर के वापस आने के बाद उनमें एक बड़ी लड़ाई हुई। पूरा घर बारूद की गंध से भरा हुआ था। उन्होंने मुझे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जब मैंने उन पर दबाव डाला तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी मिस उनसे पहले ही जा चुकी थी और उन्हें नहीं पता था। च्यूलिंग कहाँ है? अंकल झाओ ने पूछा। च्यूलिंग संतुष्ट नहीं थी और मुख्य घर से फिर से पूछने गई, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई है। लगभग आधा घंटा हो गया है। क्या उस लड़की के साथ कुछ हो सकता है? ये वास्तव में दुर्भाग्य का मामला था, जो कभी अकेले नहीं आता, और दादी झाओ बेहद चिंतित थीं। तभी अग्नि छोटे वीर के साथ दीवार फांदकर राठौर हवेली में घुस गई। 5वीं बेटी। शोर सुनकर दादी झाओ मुड़ी और अग्नि को देखा। वह तुरंत आश्चर्य से चिल्लाए। दादी झाओ दौड़ी, अग्नि का हाथ पकड़ लिया और उनके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मिस, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको चोट लगी है? अंकल च्यू भी घबराहट में दौड़कर आए। उनकी आंखें अग्नि पर टिकी थीं। अग्नि हैरान लग रही थी। मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? अरे हाँ, मैं छोटे वीर को वापस ले आए। युवा मास्टर वीर। अंकल च्यू और दादी झाओ ने छोटे वीर को देखकर आश्चर्य और खुशी से कहा, यंग मास्टर छोटे वीर वापस आ गए हैं। यंग मास्टर छोटे वीर वापस आ गए हैं। दादी झाओ इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक पल तो उन्हें लगा कि 5वीं बेटी को कुछ हो गया है, और अगले ही पल उन्होंने उसे सुरक्षित लौटते हुए देखा और साथ में युवा मास्टर को भी वापस ले आए। वे उत्साहित कैसे नहीं हो सकते? वैसे मेरी खूबसूरत माँ कहाँ है? अग्नि ने पूछा। दादी झाओ ने कहा, दूसरी मैडम आपकी चिंता में है, 5वीं बेटी। वह जब तनाव में होती है तो रोती है, और जब वह रोती है तो उसे उल्टी होती है। वह बस आपको सुलाने में कामयाब रही है। अगर दूसरी मैडम जागती हैं और आपको नहीं देखती हैं, तो वह फिर से रोएंगी और उल्टी करेंगी। जब वे बातें कर रहे थे, अंदर से सरसराहट की आवाज़ आई और अग्नि की सुंदर माँ बाहर भागती हुई आई। छोटी अग्नि, वाह! जब सुंदर माँ ने अग्नि को देखा तो वह दौड़कर आए और उसे कसकर गले लगा लिया, उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका पतला शरीर ठंडी हवा में तितली की तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह डरी हुई है।
अग्नि ने अपने दाहिने हाथ से अपनी सुंदर माँ की कोमल पीठ को थपथपाया और धीरे से उसे मनाते हुए कहा, सुंदर माँ, रो मत, मैं अब वापस आ गई हूँ। वाह! सुंदर माँ रोई, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अग्नि के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था, उसकी नाजुक सफ़ेद उंगलियां कांप रही थीं। छोटी अग्नि, माँ की छोटी अग्नि, अग्नि मत जाओ। नहीं, नहीं, माँ की छोटी अग्नि नहीं चलेगी। अग्नि ने धैर्यपूर्वक उसे मनाया। जब उसकी सुंदर माँ को उसके दत्तक पिता ने गोद लिया था, तब वह सिर्फ 5 या 6 साल की थी। पिछले कुछ सालों में अग्नि की सुरक्षा की बदौलत वह अपना बचपना और सौम्यता बनाए रखने में सफल रही है। सुंदर माँ अभी भी बहुत चिंतित थी और उसने अग्नि को कसकर पकड़ रखा था। माँ, देखो कौन वापस आया है, अग्नि ने उसे मुड़कर देखने को कहा। माँ, छोटा वीर जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी सुंदर माँ का अभिवादन किया। लेकिन जब सुंदर माँ ने छोटे वीर को देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, छोटा वीर वापस आ गया? फिर वह अग्नि की आस्तीन खींचती रही, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। छोटी अग्नि, मेरी छोटी अग्नि, कृपया दोबारा मत खो जाना, ठीक है? वाह! अग्नि ने उसे धीरे और धैर्यपूर्वक मनाया। क्या तुम्हें चोट नहीं लगेगी? छोटे वीर के कान में एक आवाज़ गूंजी। छोटे वीर ने ऊपर देखा और पाया कि यह वही व्यक्ति था जिसे उसने पहले उत्तरी सीमांत नगर में देखा था, जो उसके युगांत भैया जैसा लग रहा था। छोटा वीर एक लापरवाह बच्चा था। ये पूछने के बजाय कि युगांत इतनी रात को घर क्यों आया था, उसने सहजता से पूछा, तुम्हें चोट क्यों लगी है? युगांत ने उलझन में पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करती है। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? छोटे वीर ने उलझन में पूछा, क्या ये सामान्य नहीं है? बहन को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, तो तुम दुखी क्यों हो? ये सामान्य कैसे हो सकता है? अन्य परिवार लड़कियों से ज्यादा लड़कों का पक्ष लेते हैं। युगांत ने छोटे वीर की ओर दया भाव से देखा। बचपन में इस बच्चे का कितना विचार परिवर्तन ब्रेन वॉश किया गया होगा। छोटा वीर, जो अपनी बड़ी बहन का कट्टर प्रशंसक था, खुश नहीं था। उसका नाजुक और गोरा चेहरा गुस्से से भर गया था। मेरी बहन जो कुछ भी कहती है वह सही है। हमें मेरी बहन के आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर हर कोई मेरी बहन से प्यार करता है तो इसमें क्या गलत है? इस स्वधर्मी आचरण ने युगांत को चौंका दिया, जो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अंततः अग्नि को युगांत की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसकी सुंदर आंखों ने युगांत को दुर्भावना से देखा। तुम छोटे वीर को क्या सिखा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, युगांत ने बार बार अपने हाथ हिलाए। तुमने ऐसा कहा। लड़के ने गुस्से से युगांत की ओर इशारा किया, फिर शिकायत करने के लिए अपनी बहन की ओर मुड़ा। बहन, उसने कहा कि हमारी सुंदर माँ केवल तुम्हें पसंद करती है और मुझे नहीं, और हमारा परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों का पक्ष लेता है। युगांत लगभग रोने ही वाला था। वह बस गपशप कर रहा था और लापरवाही से कुछ शब्द कह रहा था। इस छोटे से बच्चे ने इसे इतनी गंभीरता से क्यों लिया? अग्नि ने अपनी ठंडी आंखों से युगांत को घूरा। ये थोड़ा डरावना है। युगांत बार बार पीछे हटा। मैं तो बस कह रहा था। तुम ये यूं ही कह सकते हो। अग्नि की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। सौभाग्य से हमारी छोटी लड़की मिलनसार है। अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिली होती जिसे आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती थी, तो वह बहुत परेशान होती। अग्नि की तीव्र नज़र के नीचे युगांत की आभा अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो गई। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अग्नि ने त्योरियां चढ़ाईं। उसने अग्नि की ओर देखा, फिर वह फिर से बहुत खुश हो गया। वैसे छोटी अग्नि, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जैसे ही युगांत बोला, वह अग्नि के करीब आ गया। अग्नि ने उसे चिढ़ते हुए देखा। क्या? हा, युगांत खुशी से हंसा। मैंने अपने परिवार से पहले ही बात कर ली है। मैं अब से राजधानी में ही रहूंगा। अगर कुछ भी होता है तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अग्नि ने युगांत की ओर कुछ उत्सुकता से देखा। क्या तुम्हारा परिवार अभी भी सार्वजनिक रूप से सामने आ सकता है? क्यों नहीं? युगांत ने अग्नि को उलझन में देखा। क्या आपका परिवार अंधकार सत्ता का हिस्सा नहीं है? यदि आप अपना चेहरा दिखाते हैं तो क्या शाही परिवार आपको मिटा नहीं देगा? अग्नि ने उलझन में पूछा। युगांत ने अपने होंठ सिकुड़े। वह पहले की बात थी, अब चीजें बदल गई हैं। क्या अलग है? जानना चाहते हो? आगे बढ़ो और कहो। अग्नि ने उसे घूरते हुए सोचा कि वह लोगों को रहस्य में रखने में सचमुच माहिर है। अगर तुम जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। युगांत ने हाथ बढ़ाकर अग्नि को खींचा। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आज विक्रम सिंह के यहाँ उसके साथ हुई बदमाशी को याद करते हुए अग्नि को अचानक गुस्से की लहर महसूस हुई। उसकी उग्र आंखों ने युगांत को घूरा और वह उस पर दहाड़ी। क्या तुम सब खुद को राजा समझते हो? क्या तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इनकार करती हूँ। अग्नि के ऐसा कहने के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। सबने आश्चर्य से अग्नि की ओर देखा। क्या उसे क्या हुआ? युगांत ने अग्नि को दयनीय भाव से देखा। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, तुम इतनी उग्र क्यों हो रही हो?
वह लड़का पहले से ही सुंदर था और उसकी वर्तमान कमजोर स्थिति ने उसे अविश्वसनीय रूप से दयनीय और पीड़ित बना दिया था। चिल्लाने के बाद अग्नि को एहसास हुआ कि वह अपना गुस्सा युगांत पर निकाल रही थी। उसने अपने माथे को रगड़ा और कहा, माफ करना, मैं तुम पर गुस्सा नहीं निकाल रही थी। वो कौन है? युगांत ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अग्नि ने उसे नज़रअंदाज किया और दादी झाओ से पूछने के लिए मुड़ी, काव्या कहाँ है? मैंने वापस आने के बाद से उसे नहीं देखा है। दादी झाओ कुछ समय से यह बात उठाना चाह रही थीं और उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर अग्नि से कहा, मिस, हम सभी को लगा कि आपको कुछ हो गया है। काव्या स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए मुख्य घर गई है, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई है। क्या मैं अभी जाकर उसे देखूं? आज्यान परिवार के घर परिवार की सबसे बड़ी शाखा को लगे झटके के बारे में सोचते हुए अग्नि की आंखों में एक उदास नजर आई। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही जाऊंगी। बहन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छोटे वीर ने अग्नि का हाथ पकड़ा, अपने छोटे चेहरे से अग्नि की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, वह अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है। अग्नि ने सिर हिलाया, तुम्हारे चाचा को अभी तक पता नहीं है कि तुम वापस आ गए हो। हमें अभी भी चीज़ें सुलझानी हैं। चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। युगांत ने अग्नि का दूसरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। अग्नि ने उसे घूरा और युवक ने झेपते हुए अपनी नज़रें फेर लीं, लेकिन फिर भी जिद की, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। अग्नि ने उसे अवाक होकर देखा, तुम किस बहाने मेरे साथ आ रहे हो? तुम मेरे कौन हो? अगर मैं तुम्हारे लिए कोई होता तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता था, है ना? युगांत को प्रेरणा की एक चमक महसूस हुई। युवक की आंखें चमक उठीं। क्या छोटी अग्नि कुछ इशारा कर रही थी? क्या ये छोटी लड़की सुझाव दे रही थी कि वह विवाह प्रस्ताव के लिए राठौर घराने के पास जाए? ये सोचकर युगांत तरोताजा महसूस करने लगा। उसकी आंखें दिन की तरह गर्म और तपती हुई थीं। अग्नि ने बेबसी से आह भरी, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब वापस जाओ। युगांत की नज़र से अग्नि थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने उसे याद दिलाया, देर हो रही है, तुम अब वापस जा सकते हो। जैसे ही उसने बोला, अग्नि ने छोटे वीर का हाथ पकड़ा और पहली मालकिन के फिक्स्यू कोर्टयार्ड की ओर चल दी। हालांकि युगांत थोड़ा चिंतित था। छोटी अग्नि के पास कोई साधना नहीं थी और वह पूरी तरह से प्रतिभा की बर्बादी थी। उसका परिवार निश्चित रूप से उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं होगा। उसे अपनी रखेल बनाने के लिए। किसी कारण से युगांत को हमेशा लगता था कि अगर उसने ऐसा कुछ कहने की हिम्मत की तो छोटी अग्नि उसे थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार देगी। इतना संघर्ष। अग्नि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मूर्ख लड़का क्या सोच रहा था। वह पहले ही छोटे वीर को फिक्स्यू टॉवर ले जा चुकी थी। फिक्स्यू टॉवर शांत था। सभी नौकर शांत थे, डर के मारे अपनी सांस रोक कर रखे हुए थे, क्योंकि अंदर से बहस करने की कई आवाज़ें आ रही थीं। अग्नि जानती थी कि यह उसके चाचा और चाची की बहस थी। ऐसा लगता है कि उसके चाचा और चाची के बीच का अटूट बंधन इतना अभेद्य नहीं है। अग्नि के होंठ एक हल्की सी मुस्कान में बदल गए। पांचवी बेटी। अग्नि को एक छोटे लड़के के साथ आते देख दरवाजे की रखवाली कर रही दादी गुई ने अचानक अपनी आवाज़ तेज कर दी। अंदर की बहस तुरंत शांत हो गई। अग्नि ने आधी मुस्कान के साथ अपनी चाची की भरोसेमंद नानी को देखा, फिर छोटे वीर को अंदर ले गई जैसे कि वहां कोई और न हो। फिक्स्यू टॉवर सचमुच जीवंत है। वहां न केवल उसके चाचा और चाची मौजूद थे, बल्कि विक्रम राठौर और स्वाति राठौर भी वहां मौजूद थे। साथ ही एक और व्यक्ति भी था जिसे अग्नि ने एक नज़र में पहचान लिया था, तीसरी बहन। पहली मालकिन की कुल 4 बेटियां थीं। बड़ी बहन और दूसरी बहन पहले ही शादी कर चुकी थीं और अपने पतियों के साथ रह रही थीं। तीसरी बहन प्रतिभाशाली थी और उसने इंपीरियल अकादमी में प्रवेश किया था। और अब तीसरी बहन हॉल में खड़ी थी, उसकी ठंडी और उदासीन नज़र अग्नि को नीचा दिखा रही थी। जब अग्नि ने प्रवेश किया तो अंदर मौजूद सभी लोग रुक गए और उसकी दिशा में देखने लगे। इतनी सारी आंखों से देखे जाने के बावजूद अग्नि को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वह छोटे वीर को अपने चाचा के पास ले गई, अपना सिर झुकाया और छोटे वीर से कहा, वीर, अपने चाचा को प्रणाम करो। छोटा वीर बहुत अच्छे व्यवहार वाला था और उसने फैंग यानफेंग को प्रणाम किया। जब फैंग यानफेंग ने अग्नि को देखा तो उसका दिल जटिल भावनाओं से भर गया। वह आज यान परिवार की दावत में देखे गए दृश्यों से अपने माथे पर नसों को धड़कते हुए महसूस कर सकता था। अग्नि, तुम्हारी आगे आने की हिम्मत कैसे हुई? फैंग यानफेंग ने छोटे वीर की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि उसकी नज़र में छोटा वीर, जो साधना के पहले स्तर पर ही था, अग्नि के समान ही बेकार था और वह उसकी ओर देखने की जहमत नहीं उठा सकता था। फैंग यानफेंग ने अग्नि को भयंकर रूप से घूरा, तुम हृदयहीन लड़की, क्या तुम हमारे राठौर घराने को मारना चाहती हो? तुम राठौर परिवार की इतनी गद्दार और विश्वासघाती बेटी कैसे हो सकती हो? तुम राठौर परिवार की बेटी कहलाने के भी लायक नहीं हो। फैंग यानफेंग ने अग्नि पर गालियों की बौछार कर दी। उनका गुस्सा भड़क उठा और उनकी आभा भयंकर हो गई।
पहली मालकिन, जिसकी पहले आलोचना की गई थी, फैंग यानफेंग को यह पता चलने के बाद गुस्से में लौट आई कि लॉर्ड यान ने उसे उस पद से हटा दिया है जिसकी वह लंबे समय से कामना कर रही थी, और उसने अपनी बेटी की ठीक से परवरिश न करने के लिए उसे फटकार लगाई और उस पर चिल्लाया। पहली मालकिन और स्वाति राठौर को फैंग यानफेंग ने बहुत डांटा था और उनके चेहरे पर हाथों के निशान भी थे, जो दर्शाता है कि फैंग यानफेंग कितने क्रोधित थे। अब जब उन्होंने फैंग यानफेंग का गुस्सा अग्नि पर केंद्रित होते देखा, तो पहली मालकिन और स्वाति राठौर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में दूसरों की परेशानी देखकर खुश होने का भाव था। अग्नि, छोटे वीर का हाथ थामे हुए, अपनी पतली पीठ के साथ बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसकी घमंडी नज़र फैंग यानफेंग पर टिकी थी। उसने उपहास किया, चाचा, आप क्या कह रहे हैं? मैंने राठौर घराने को नुकसान पहुंचाया? तो कृपया मुझे बताएं, मैंने राठौर घराने को कैसे नुकसान पहुंचाया? क्या तुमने अभी तक राठौर घराने को नुकसान नहीं पहुंचाया है? फैंग यानफेंग इतना गुस्से में था कि वह लगभग गिर ही गया था। क्या तुम जानती हो कि मैंने कार्मिक मंत्रालय के उपमंत्री के पद के लिए कब तक इतनी कड़ी मेहनत की है? अगर मुझे वह पद मिल जाए तो पूरा राठौर घराना फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे पास कुछ नहीं है। अग्नि की वर्तमान शक्ति नौतारा आध्यात्मिक गुरु की है। वास्तव में उनके बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है, और अग्नि को विश्वास है कि वह उसे एक पल में मार सकती है। इसलिए अग्नि ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तीसरी बहन, तुम्हारे विचार में सही काम क्या है? अभी पिता और माता के प्रति तुम्हारे अपमानजनक और अवमाननापूर्ण रवैये के कारण अग्नि, तुम इस थप्पड़ की हकदार हो। बोलते हुए तीसरी बहन ने अपना हाथ उठाया और अग्नि के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जैसा कि इंपीरियल अकादमी के एक छात्र से उम्मीद थी, वह थप्पड़ तेज, निर्दयी और सटीक था। इसके अलावा अपनी पैनी आंखों से अग्नि ने तीसरी बहन की उंगलियों के बीच सफ़ेद रोशनी की एक चमक देखी। बहन, छोटे वीर की आंखें खून से लाल हो गई थीं जब वह चिल्लाया। तड़क, एक स्पष्ट थप्पड़ की आवाज़ गूंज उठी। हालांकि पहली मालकिन और अन्य लोगों के चेहरों पर खुशी की जगह तुरंत सदमे ने ले ली। तुम्हारी मेरी छोटी अग्नि को डराने धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? युवक ने तीसरी बहन के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे रुकने से पहले वह अपनी जगह पर घूमने लगी। पता चला कि अभी अभी जो थप्पड़ मारने की स्पष्ट आवाज़ आई थी, वह तीसरी बहन द्वारा अग्नि के चेहरे पर मारने की नहीं थी, बल्कि युगांत द्वारा तीसरी बहन को थप्पड़ मारने की थी। चारों ओर पूर्ण सन्नाटा छा गया। सबसे पहले आवाज़ देने वाली पहली मालकिन थी। तुम कौन हो, अग्नि? वह कौन है? युगांत ने जो आभा छोड़ी वह इतनी आश्चर्यजनक थी कि उसके चाचा का परिवार पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी चाची को तीसरी बहन के लिए बुरा लगा, इसलिए वह सबसे पहले आगे दौड़ी। तीसरी बहन एक जंगली और अदम्य आत्मा की मालकिन थी। उसकी भयावह आंखें युगांत पर टिकी थीं, मानो वह उस पर झपट कर उसे चीर-फाड़ देना चाहती हो। मुझे थप्पड़ मारो, उसने। तीसरी बहन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह से धमकाया नहीं गया था। तुम क्या देख रहे हो? दोबारा देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। युगांत अग्नि के सामने एक छोटे सफ़ेद खरगोश की तरह है, लेकिन दूसरों के सामने उसकी आभा बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार वह युगांत है जो विक्रम सिंह के बराबर है। तीसरी बहन ने उपहास किया, कितना घमंडी है। अग्नि, क्या वह तुम्हारा प्रेमी है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी बेशर्म होगी, वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति को पालोगी। थप्पड़। इससे पहले कि अग्नि कोई प्रतिक्रिया दे पाती, युगांत ने अपना हाथ उठाया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। मूल रूप से युगांत ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह अग्नि का प्रेमी था, लेकिन तीसरी बहन को अग्नि को उन दो शब्दों से नहीं कोसना चाहिए था। युगांत छोटी अग्नि को पीड़ित होते कैसे देख सकता था, इसलिए उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। तुमने एक औरत को मारा। विक्रम राठौर युगांत से पहले भी मिल चुका था, लेकिन वह युगांत की पहचान नहीं जानता था। अपनी छोटी बहन को धमकाया जाता देख विक्रम राठौर को बड़े भाई के नाते उसके लिए खड़ा होना पड़ा। युगांत ने उपहास किया, तो क्या हुआ अगर मैंने एक औरत को मारा? इतनी वाकपटु होने के लिए उसे कौन दोष दे सकता है? मैंने अभी तक उसे पर्याप्त रूप से नहीं मारा है। यह अच्छी बात है कि तुम बाहर हो। चलो। युवक को अग्नि ने बहुत बुरी तरह से धमकाया था, लेकिन दूसरों के लिए वह अंधकार सत्ता का दिव्य पुत्र था। विक्रम राठौर को इतने अहंकार से कैसे पेश आने दिया जा सकता है? फैंग यानफेंग गुस्से से लगभग पागल हो गया था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे राठौर घराने को कमज़ोर देखते हैं कि वे सभी सोचते हैं कि राठौर घराने को डराना धमकाना आसान है? न जाने कहाँ से आया ये बच्चा यहाँ आकर अपना रौब दिखाने की हिम्मत कैसे करता है? विक्रम राठौर, जाओ और लड़ो। बेचारे फैंग यानफेंग को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह घमंडी युवक युगांत है, जो विक्रम सिंह के बाद दूसरे स्थान पर था, और उसने जोर से आदेश दिया। विक्रम राठौर ने अपनी तीखी, भेदने वाली नज़र से अग्नि को देखा, फिर युगांत से कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो बाहर चलें। क्या बाहर? ये कमीने उसकी छोटी अग्नि को इस तरह धमका रहे हैं। युगांत उन्हें सबक सिखाना चाहता है, और वह सिर्फ विक्रम राठौर को ही सबक नहीं सिखाना चाहता।
इससे पहले कि विक्रम राठौर अपनी बात पूरी कर पाता, युगांत की मुट्ठी पहले ही पहुंच चुकी थी। विक्रम राठौर की आंखों में खौफ की झलक कौंध गई। युगांत ने अपनी चाल चली है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। युगांत, जो विक्रम सिंह के बराबर है, कमजोर कैसे हो सकता है? विक्रम राठौर की क्या ताकत है? वह आत्मा संन्यासी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही है। इसलिए यह एक तरफा कुचल देने वाली लड़ाई थी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। युगांत ने लगातार दबाव डाला और विक्रम राठौर को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा युगांत एक विशेष रूप से दुष्ट व्यक्ति है। वह हमेशा लोगों के चेहरे पर मारता है। उसका हर कदम विक्रम राठौर के चेहरे पर केंद्रित था। स्नैप स्नैप स्नैप। खस्ता आवाज लगातार गूंजती रही। अग्नि दंग रह गई। क्या युगांत चला नहीं गया? वह अभी भी यहाँ क्यों है? वह मूल रूप से आत्मा संन्यासी क्षेत्र को तोड़ने के लिए अभ्यास करने के लिए किसी को खोजना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई संभावना नहीं है। धड़ाम। युगांत ने अपने अंतिम थप्पड़ से विक्रम राठौर के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। रान 8। पहली मालकिन ने आंखें फाड़कर देखा। उसने हमेशा सोचा था कि विक्रम राठौर असाधारण रूप से होनहार और युवा पीढ़ी के बीच एक असाधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे युगांत द्वारा बेरहमी से पीटा जाएगा, जो उससे भी छोटा दिखता था। उसे लड़ने का कोई मौका नहीं मिला। रान 8। पहली मालकिन ने विक्रम राठौर के चेहरे को देखा, जो सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ था, और वह इतनी चिंतित और क्रोधित थी कि वह लगभग बेहोश हो गई थी। उसने अग्नि को घूरा और एक तीखी आलोचना शुरू कर दी। अग्नि, तुम कौन हो? तुम्हें ये प्रेमी कहाँ मिला? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अगर पहली मालकिन ने युगांत को डांटा होता तो युगांत को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि इस युवक का दिल बड़ा है। लेकिन उसने वास्तव में अग्नि को डांटा, यह अस्वीकार्य है। तुम पहले बाहर जाओ। युगांत ने अग्नि को बाहर धकेल दिया। वह काफी मजबूत था और अग्नि केवल उसके धक्के के कारण ही बाहर आ सकी। युगांत, तुम क्या करना चाहते हो? अग्नि को उसके द्वारा धकेला गया। वह मुड़कर उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसने उसका सिर पकड़ रखा था, जिससे वह उसे घुमा नहीं पाई। युगांत बहुत उत्साहित लग रहा था। छोटी अग्नि, तुम पर मेरा एक एहसान है। ये कहने के बाद युगांत ने दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। द्वार के अंदर फैंग यानफेंग, पहली मालकिन, विक्रम राठौर, तीसरी बहन और स्वाति राठौर हैं। दरवाजे के बाहर नौकरानियां, नानी और नौकर थे। दादी गुई ने अग्नि को देखा। उनकी आंखों में मजाक का पुट था। ऐसा लगता है कि मिस राठौर का प्रेमी बर्बाद हो गया है। दादी गुई की नीची पलकों में एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। वह धीरे धीरे पीछे हटती गई जब तक कि वह दरवाजे के बाहर नहीं आ गई, फिर मुड़ी और भाग गई। उसे बूढ़ी औरत को अग्नि के अपने प्रेमी को वापस लाने के बारे में तुरंत बताना था। ऐसी बेशर्म लड़की को राठौर परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए। धड़ाम। अग्नि ने लापरवाही से गलियारे से एक विंड लिसनिंग बोतल पकड़ी और उसे दादी गुई के सिर पर घुमाया। झनकार। एक जोरदार आवाज। दादी गुई का सिर तुरंत विंड लिसनिंग बोतल से टकरा गया। वह लड़खड़ाकर इधर उधर घूमी और अविश्वास के साथ अपने सामने के दृश्य को देखा। पांचवी मालकिन, तुम्हारी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? अग्नि की इस हरकत ने मुख्य घर के नौकरों को तुरंत चौंका दिया। ऐसे क्रूर तरीके। अग्नि के होंठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। बाघ के न दहाड़ने का मतलब यह नहीं है कि वह एक बीमार बिल्ली है। वे सब पागलों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। क्या उन्हें लगता है कि वह मर चुकी है? बाहर। दादी गुई के सिर से निकले खून ने उस क्षेत्र को लाल कर दिया, जो एक चौंकाने वाला दृश्य था। कसकर बंद दरवाजे के अंदर से खड़खड़ाहट की एक श्रृंखला आई। चाय का प्याला पीने में लगने वाला समय। दरवाज़ा खुल गया। युगांत ने उसे खुद खोला। अग्नि ने उसकी ओर देखा और देखा कि युवक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा चमकदार था और उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। अग्नि ने खुले दरवाजे से अंदर झांका। अग्नि। अंदर सब लेटे हुए थे। फैंग यानफेंग, पहली मालकिन, फैंग यानफेंग, तीसरी बहन स्वाति राठौर, वे सभी चोटिल और खरोंच खाए हुए थे। सभी जमीन पर लेटे हुए थे, वे सभी। जब अग्नि ने अंदर देखा तो हर कोई उसे घूर रहा था। फैंग यानफेंग, विशेष रूप से उनके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी, जो लाल और हरे, क्रोध और भय के बीच बदल रही थी। अग्नि ने देखा कि फिक्स्यू टॉवर के अंदर न केवल लोग जमीन पर पड़े थे, बल्कि फिक्स्यू टॉवर के पूरे अंदरूनी हिस्से को युगांत ने नष्ट कर दिया था, जिससे जमीन अस्त व्यस्त हो गई थी, मानो वहां तोड़फोड़ की गई हो। अग्नि ने अंततः अंधकार सत्ता के दिव्य पुत्र युगांत की क्रूरता और बुराई को देखा। उसे हमेशा लगता था कि युगांत को डराना धमकाना आसान है, लेकिन असल में ये युवक हमेशा उसकी बातें मानता रहा है ना? तभी युगांत ने अपना हाथ हिलाया। चरमराना चरमराना, थपथपाना 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 थपथपाना। कुछ झटकों के बाद पूरा फ्लाइंग स्नो टॉवर ढहने की कगार पर था। भागो। फैंग यानफेंग भयंकर चीख निकालने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर उसकी आकृति एक तीर की तरह दरवाजे से बाहर निकली।
विक्रम राठौर और अन्य लोगों को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वे फिर भी एक दयनीय स्थिति में भागने में सफल रहे। अंत में जैसे ही फिक्स्यू टॉवर तुरंत ढह गया, फैंग यानफेंग और उनका समूह भागने में सफल रहे। गड़गड़ाहट। फ्लाइंग स्नो टॉवर एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। अग्नि ने युगांत की ओर देखा। जब फैंग यानफेंग और उनका समूह बाहर भागा तो बड़ी संख्या में नौकर बाहर जमा हो गए थे। यहाँ तक कि दादी गुई, जिनके सिर पर अग्नि ने विंड लिसनिंग बोतल से वार किया था, वे भी अवाक रह गईं। पूरे परिवार को चोटें आई थीं और खरोंचें आई थीं, वे चोटों से ढके हुए थे। सभी ने अग्नि को घूरा, ये सोचकर कि यह युवक कौन है जिसे 5वीं मालकिन वापस लाई है। तुम कौन हो? वास्तव में तुम कौन हो? स्वाति राठौर की आंखें पांडा की तरह सूज गई थीं क्योंकि वह युगांत पर दहाड़ी। युगांत बोलने ही वाला था कि अग्नि ने उसे घूरा। युवक ने अपना गला साफ किया और कहा, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर तुमने भविष्य में कभी भी मेरी छोटी अग्नि को डराने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। छोटी अग्नि, चलो चलते हैं। युगांत ने अग्नि के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ पूरे रास्ते चला। अग्नि असहाय लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी युगांत को उसे पकड़ने दिया क्योंकि वह युगांत की ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। अगर युगांत ने ये परेशानी पैदा नहीं की होती तो अग्नि को उसकी मदद पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अब जबकि हालात खराब हो गए हैं तो उसके पास उसकी मदद पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा यदि पहली पत्नी के परिवार ने बदला लिया तो वह अभी इसका सामना नहीं कर पाएगी। फिक्स्यू टॉवर छोड़ने के बाद अग्नि ने युगांत को घूरा। अग्नि की भयंकर नज़र से युगांत का दिल कांप उठा। क्या हुआ? क्या हुआ? अग्नि सच में गुस्से में है। उसने युगांत की ओर इशारा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए खड़ा हो रहा था, है ना? युवक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या गलत किया है। क्या वह कोई अच्छा काम कर रहा था? अग्नि ने गहरी सांस ली, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाए। उसने युगांत के पैर पर जोर से पैर रखा, फिर छोटे वीर को पकड़ा और चली गई। अरे, 1 मिनट रुको। छोटी अग्नि, 1 मिनट रुको। युगांत भी नाखुश था। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई ज़मीर नहीं है? तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम चीज़ों को और ख़राब कर रहे हो? अग्नि ने युगांत को घूरा। तुम अब खुश हो, लोगों को पीट रहे हो, इमारतों को गिरा रहे हो, मुस्कुरा रहे हो और आत्मसंतुष्ट हो, और तुम बस चले जाते हो। लेकिन आगे क्या होगा अगर वे तुम्हें डराने की हिम्मत करते हैं? हे, अग्नि ने उपहास किया, खुले में भाले से बचना आसान है, लेकिन अंधेरे में तीर से बचना मुश्किल है। हम राठौर घराने में रहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप इससे छिप सकते हैं? अग्नि आत्मा सन्यासी क्षेत्र से अभी भी एक तारा दूर है। उसकी ताकत अभी पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह कुछ और समय तक अपने चाचा के साथ दिखावा बनाए रखने की योजना बना रही है। चाची, विक्रम राठौर, स्वाति राठौर, वे सभी उन हत्यारों में से थे जिनकी वजह से उसकी साधना नष्ट हो गई थी, और वे सभी अप्रत्यक्ष रूप से उसके गुरु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। यह अनिश्चित है कि क्या बड़े चाचा अग्नि में शामिल थे, लेकिन वह दोष से बच नहीं सकते। इसलिए अग्नि ने छुपकर बदला लेने की योजना बनाई। अब जबकि युगांत ऐसा कर रहा है, उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन आगे क्या होगा? सौभाग्य से युगांत ने उस समय अपना नाम नहीं बताया, और सौभाग्य से अग्नि इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकती थी, अन्यथा उसके चाचा ने निश्चित रूप से सबसे पहले अंधकार सत्ता की सूचना दी होती। युगांत ने अपना सिर खुजाया। वास्तव में जब युगांत ने अपने चाचा के परिवार को पीटा तो छोटा वीर बहुत उत्साहित और रोमांचित था। उसका गोरा और नाजुक चेहरा लाल हो गया था और वह ताली बजाने और जयकार करने से थोड़ा ही पीछे था। लेकिन मेरी बहन बहुत गुस्से में है। यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसकी बहन क्यों क्रोधित थी, उसे लगा कि उसे उसके क्रोध को साझा करना चाहिए और उसके साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए। इसलिए छोटा वीर दौड़ा और युगांत के पैर पर कदम रखा। ओह! युगांत को छोटे लड़के ने अप्रत्याशित रूप से पकड़ लिया और उस पर कदम रखा, जिससे वह चिल्लाने लगा। इस पर कदम रखने के बाद छोटा वीर अग्नि की तरह युगांत को घूरता रहा, फिर उछलते हुए उसके पास भागा, अपनी बहन का हाथ पकड़ा और वापस चला गया। युगांत वहां हैरान खड़ा रह गया। छोटी अग्नि, युगांत ने अपने दांत पीसे। तुम कृतघ्न छोकरी, क्या मेरी कोई गरिमा नहीं है? अग्नि और छोटा वीर पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। चलते चलते अग्नि ने अचानक अपना माथा पीटा। टूटा हुआ, वह फिर से काव्या के बारे में भूल गई। काव्या उसके बारे में पूछने के लिए सबसे बड़े बेटे के घर गई थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। उसे उसकी चाची ने हिरासत में लिया होगा। अग्नि छोटे वीर से कहने ही वाली थी कि वह पहले वापस चला जाए, जबकि वह काव्या को खोजने वापस गई। तभी मिस दूर से एक आवाज़ आई। जब अग्नि ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक नंगे पैर लड़की लंगड़ा रही है और उसकी ओर भागने के लिए संघर्ष कर रही है।
काव्या। अग्नि ने काव्या के झूलते हुए शरीर को सहारा देने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया, लेकिन जैसे ही स्पर्श हुआ काव्या दर्द से चिल्ला उठी, उसे ठंडा पसीना आ गया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। काव्या को छूते ही अग्नि समझ गई कि उसे सुइयां चुभ गई हैं। अग्नि ने काव्या को अपनी पीठ पर लादा और जिंगयून अकादमी की ओर चल दी। मिस, नहीं नहीं, मुझे नीचे रख दीजिए, कृपया मुझे नीचे रख दीजिए। काव्या इतनी घबराई हुई थी कि उसके आंसू गिरने ही वाले थे। इस दुनिया में मालिकों और नौकरों के बीच बहुत अंतर है। ये केवल नौकरानियां हैं जो मालकिन को अपनी पीठ पर ले जाती हैं। एक मालकिन एक नौकरानी को कैसे ले जा सकती है? वह इसे सहन नहीं कर सकी। हिलना मत, अग्नि ने जोर देकर कहा। जब अग्नि गंभीर होती है तो उसकी आभा बहुत शक्तिशाली होती है। काव्या को इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने चुपचाप कहा ओह, और फिर से विरोध करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। स्टारफॉल अकादमी। अग्नि को काव्या को वापस ले जाते देख दादी झाओ बाहर भागी और काव्या को अग्नि की बाहों से ले लिया। काव्या के पीले चेहरे और अर्धचेतन अवस्था को देखकर दादी झाओ ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? काव्या को क्या हुआ है? दादी झाओ, गर्म पानी का एक बेसिन लाओ। अग्नि नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि काव्या के कपड़े उतारते ही दादी झाओ सब कुछ समझ जाएंगी। निश्चित रूप से जब दादी झाओ ने काव्या की त्वचा को पोंछने के लिए गर्म पानी लाया तो उसकी खुली त्वचा को देखकर उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। ये निर्दयी है। दादी झाओ की आंखों में आंसू आ गए। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? काव्या तो बस एक छोटी सी बच्ची है। वे इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अग्नि ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरी वजह से है। अग्नि की आवाज़ शांत, क्रोधित और व्यंग्यात्मक थी। पांचवी मालकिन दादी झाओ कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन अग्नि ने अपना हाथ हिलाया और कहा, दादी, काव्या को गर्म पानी से पोंछो और फिर उस पर यह मलहम लगाओ। अग्नि मुड़ी और बाहर चली गई। बहन, छोटे वीर के छोटे से हाथ ने अग्नि का हाथ खींचा। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? चिंता मत करो, तुम्हारी दीदी बहुत शांत है। अग्नि ने छोटे वीर को दहलीज पर बैठने के लिए खींचा। ऊपर देखने पर आकाश में मूल रूप से उज्ज्वल चांदनी घने बादलों से ढकी हुई थी, इतनी घनी कि पूरा रात का आकाश घुप अंधेरा था। अग्नि के मन में काव्या का गोरा शरीर उभर आया, जो अनगिनत सुई के निशानों से ढका हुआ था। घाव से खून बह रहा था, सुई बहुत मोटी थी और अग्नि ने यह भी देखा कि सुई साफ नहीं थी। इससे काव्या की जान चली जाएगी। लोगों का ये समूह, ये बिल्कुल पागलपन है। मुझे और मजबूत बनना होगा। अग्नि ने एक गहरी सांस ली, अन्यथा वह केवल बेबस होकर देख सकती थी कि उसके आसपास के लोगों को एक एक करके चोट लग रही है। अब ये काव्या है और जल्द ही ये दादी झाओ, छोटा वीर, सुंदर माँ या यहाँ तक कि वह खुद भी होगी। आप आहत होना सहन कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि पीड़ित की जान चली जाए? इस बार काव्या के मारे जाने की पूरी संभावना है। ये सोचकर अग्नि ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसके नाखून उसके मांस में गहराई तक गड़ गए। युगांत उसने उसे गलत समझा था। तभी अग्नि को अचानक अपने माथे पर अग्निपक्षी के दिव्य रक्त का भयंकर उछाल महसूस हुआ, मानो कोई अग्निपक्षी अपने पंख फैला रहा हो और उसके दिमाग में भिनभिनाहट की आवाज कर रहा हो। ये है। अग्नि की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। बिना कुछ सोचे समझे अग्नि तुरंत पालथी मारकर बैठ गई और एक ही पल में ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गई। छोटा वीर बहुत चतुर था। ये देखते ही वह तुरंत समझ गया कि उसकी बड़ी बहन को ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसलिए वह दौड़ा और जिंगयून आंगन का दरवाजा बंद कर दिया, जबकि वह खुद एक खंजर को कसकर पकड़े हुए अग्नि के चारों ओर पहरा दे रहा था। अंकल च्यू ने शोर सुना, बाहर देखने आए और तुरंत समझ गए। काव्या के कारण होने वाला दुख तुरंत तनाव और उत्साह में बदल गया जब उसने अग्नि को आगे बढ़ते देखा। इस समय अग्नि अपने आंतरिक उथल पुथल और अपने मन के बीच फंसी हुई थी। उसके डेंटियन के भीतर एक अशांत समुद्र उबल रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं अग्नि के शरीर की ओर प्रवाहित हुईं, जो उसकी सांसों के साथ उसकी त्वचा में रिसने लगीं। इस समय अग्नि के डेंटियन के भीतर उसकी डेंटियन झील के ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं दिखाई दीं। हिस हिस हिस, अग्नि तत्व ऊर्जा डेंटियन के ऊपर पानी से टकराए और परिष्कृत हो गई, जो आध्यात्मिक तरल की बूंदों में बदल गई जो डेंटियन में गिर गई। बस थोड़ा सा और, मेरा डेंटियन लगभग भर गया है। हालांकि इस क्षण अग्नि को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अपर्याप्त थी। अंततः उसे उन्नति का एहसास हुआ, लेकिन एक बार जब वह रुकी तो उसे नहीं पता था कि उसे फिर से कब ज्ञान प्राप्त होगा। अग्नि रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं थे। तभी एक छोटा रोएदार छोटा सा प्राणी खुद को रगड़ कर जगाता है और अग्नि की बाहों से बाहर रेंगता है। फैंग टुटू। लेकिन फिर उसने एक सांस छोड़ी और यह हल्का हरा आध्यात्मिक ऊर्जा अग्नि की नाक के माध्यम से प्रवेश कर गया। आध्यात्मिक ऊर्जा। अग्नि बहुत खुश थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने जल्दी से भरी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने डेंटियन के ऊपर वाले क्षेत्र में भेज दिया।
आग की लपटों से आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक तरल में बदल गई जो नीचे टपक रही थी। अंत में उसके डेंटियन के अंदर का आध्यात्मिक तरल भर गया था और छलक रहा था। सामना करो, अग्नि ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाए। एक पल में स्टारफॉल अकादमी के ऊपर बिजली गिरी। वह कैसी आवाज थी? फीक्स्यू टॉवर के अंदर फैंग यानफेंग और उनका परिवार सभी लेटे हुए थे। वे सभी बसने के लिए पड़ोस के आंगन में चले गए थे। दवा लगाते समय वे अचानक बादल गरजने की आवाज से चौंक गए, जिससे वे लगभग उछल ही पड़े। गरज, बिजली का क्लेश। ढहे हुए फीक्स्यू टॉवर के बगल में फैंग यानफेंग और उनका पूरा परिवार बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस बार उनके परिवार को बहुत नुकसान हुआ। हर कोई चोटिल और सूजा हुआ था और उनकी आंखें पांडा की तरह सूज गई थीं। पिता माता वाह, स्वाति राठौर को बहुत दर्द हो रहा था और वह बहुत आहत महसूस कर रही थी कि वह रोने लगी। पहली मालकिन बहुत क्रोधित थी। यह अग्नि बिल्कुल अपमानजनक है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? वह ऐसा कैसे कर सकती है? विक्रम राठौर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं, विक्रम राठौर, भविष्य में आज के प्रतिशोध का 10 गुना चुकाऊंगा। तीसरी बहन को भी कई बार थप्पड़ मारे गए थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर वह इतना ही सक्षम है तो उसे हर पल अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। फैंग यानफेंग का भाव भी बहुत अप्रिय था। राठौर घराने के मुखिया के तौर पर इस तरह से अपमानित होने के बाद वे लोगों का सामना कैसे कर सकते हैं? चूंकि उनका एक समान शत्रु था, राठौर परिवार की सबसे बड़ी शाखा तुरंत एक हो गई, जिसने अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई। यही कारण है कि अग्नि ने युगांत को गुस्सा दिलाया। यान परिवार की घटना में अग्नि ने जानबूझकर स्वाति राठौर को शर्मिंदा किया, जिसके कारण फैंग यानफेंग ने स्वाति राठौर और पहली मालकिन को दोषी ठहराया। वह पहले से ही अपने चाचा के परिवार के भीतर कलह बो रही थी। एक बार जब समूह विभाजित हो जाएंगे तो वे एक एक करके हार जाएंगे। यह अग्नि की मूल योजना थी। स्वाभाविक रूप से अग्नि अपने परिवार को राठौर घराने में वापस लाने को लेकर बहुत सावधान थी और वह निश्चित रूप से लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगी। युगांत ने मुक्कों और लातों की झड़ी लगा दी, जिससे न केवल पीड़ितों को चोट लगी बल्कि फीक्स्यू टॉवर भी ध्वस्त हो गया। उसने खुद का आनंद लिया, लेकिन उसने उस स्थिति को भी खत्म कर दिया जिसे बनाने के लिए अग्नि ने इतनी मेहनत की थी। यही कारण है कि अग्नि बहुत क्रोधित थी। हालांकि युगांत, जिसका जीवन हमेशा सुगम रहा है, शायद अग्नि की सावधानी और दूरदर्शिता को कभी नहीं समझ पाएगा। ठीक उसी समय जब मेरे चाचा का परिवार एकजुट हुआ और बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था, आसमान से बिजली गिरी। गड़गड़ाहट, न हवा थी न बारिश, फिर भी रात के आसमान से सीधे बिजली गिरी। क्या ये कोई क्लेश हो सकता है? पहली मालकिन को अचानक बेचैनी महसूस हुई। स्वाति राठौर ने कमजोर स्वर में कहा, वह जिंग्यून अकादमी की दिशा है ना? ये किस तरह की बिजली का प्रकोप हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग को भी अग्नि बहुत दुस्साहसी लगती हो, इसलिए उन्होंने उसे मार गिराने के लिए बिजली भेजी? किसी को उम्मीद नहीं थी कि अग्नि को पदोन्नत किया जा रहा है। मेरे चाचा के परिवार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने ध्यान दिया। ये व्यक्ति युगांत है। अग्नि द्वारा त्यागे जाने के बाद युगांत इसके बारे में जितना सोचता था उतना ही क्रोधित और व्यथित होता जाता था। उसने अग्नि की मदद की, वह उसके लिए खड़ा था, तो उसे दोष क्यों देना चाहिए और उसे नीचा क्यों दिखाना चाहिए? मैं दुखी हूं। यहां तक कि अंधकार सत्ता के दिव्य पुत्र युगांत को भी गुस्सा आ गया। वह मुड़ा और बाहर चला गया। हालांकि वह थोड़ी ही दूर चला था कि उसे स्टारफॉल अकादमी में बिजली गिरने का एहसास हुआ। अच्छा नहीं, क्या वह छोटी लड़की बिजली गिरने से मर जाएगी? युगांत बेहद घबराया हुआ था और पूरी गति से जिंग्यून अकादमी की ओर दौड़ा। युगांत के साथ हमेशा 3 बुजुर्ग लड़ाके रहते थे। वे प्रथम बुजुर्ग लड़ाका, द्वितीय बुजुर्ग लड़ाका और तृतीय बुजुर्ग लड़ाका हैं। प्रथम बुजुर्ग लड़ाका ने त्योरियां चढ़ाईं, द्वितीय बुजुर्ग लड़ाका ने त्योरियां चढ़ाईं और तृतीय बुजुर्ग लड़ाका ने अपनी नाक को छुआ और शिकायत की। उसने कहा था कि वह उस युवती पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन वह किसी और से अधिक तेजी से भाग गया। बाकी सबको भूलकर युगांत एक तीर की तरह जिंग्यून आंगन की दीवार की ओर दौड़ा और आंगन में घुसते ही चिल्लाया, छोटी अग्नि, मैं तुम्हें बिजली से बचाऊंगा। हालांकि इससे पहले कि युगांत कोई चाल चल पाता, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह वास्तव में बिजली का क्लेश था। बिजली गिरने से नहीं, बल्कि बिजली के क्लेश के अधीन। कष्ट की बिजली जो केवल तभी आती है जब कोई साधना में आगे बढ़ता है। युगांत हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें मली और जब उसने फिर से देखा तो उसके सामने अभी भी अग्नि जमीन पर पालथी मारे बैठी थी और उसके चारों ओर बिजली की चिंगारियां बिजली की चमक की तरह उड़ रही थीं। युगांत अविश्वास के साथ अपने सामने के दृश्य को घूरता रहा। यह एक बिजली का क्लेश है। इसके अलावा बिजली सीधे अग्नि के सिर पर गिरी। इस समय अग्नि अपने शरीर को तपाने के लिए क्लेश से बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रही है। दूसरे शब्दों में छोटी अग्नि रैंक में आगे बढ़ रही है। आपका क्या मतलब है कि उसके पास बिल्कुल कोई साधना क्षमता नहीं है? आपका क्या मतलब है कि वह कचरे का एक टुकड़ा है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो?
युगांत ने अग्नि के सिर के ऊपर बिजली के क्लेश की शक्ति का आकलन किया और यह जानकर अवाक रह गया कि यह छोटी अग्नि, जिसे कचरा कहा जाता था, वास्तव में पद में आगे बढ़ रही थी और यहाँ तक कि आत्मा सन्यासी क्षेत्र में भी पहुंच गई थी। खंजर लिए छोटे वीर ने युगांत को आते देखा और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। वह बस युगांत द्वारा अग्नि को परेशान करने का इंतजार कर रही थी ताकि वह उस पर झपट सके और उससे मौत की लड़ाई लड़ सके। सौभाग्य से युगांत स्थिर खड़ा रहा और ऐसी आंखों से अग्नि को ध्यान से देखने लगा जो मार सकती थी। दादी झाओ और अंकल च्यू के चेहरों पर चिंता दिखाई दी। हमें क्या करना चाहिए? उनकी युवा मालकिन ने उन्हें रहस्य गुप्त रखने के लिए बार बार चेतावनी दी थी, अन्यथा उन्हें पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये सब उजागर हो गया था, ये भयानक था। जब हर कोई युगांत को जटिल भावों से देख रहा था, अग्नि का शरीर बिजली की शक्ति से तपाया जा चुका था। उसने धीरे धीरे बासी हवा की एक सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलीं, जो ऐसी दिख रही थी जैसे उन्हें बर्फ के पानी से धोया गया हो। अंकल च्यू, दादी झाओ। अग्नि की लंबी मुड़ी हुई पलकें, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने आश्चर्य से कहा, मैंने आत्मा गुरु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। हा, मैंने अंततः आत्मा गुरु क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अंकल च्यू और दादी झाओ पूरी तरह से निराश लग रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे इसे गुप्त रखेंगे, लेकिन अब जब उनकी युवा मालकिन ने खुद ही यह बात कह दी है, तो वे इसे आगे कैसे गुप्त रख सकते हैं? दादी झाओ ने अपनी दाहिनी तर्जनी से अग्नि के पीछे की जगह की ओर इशारा किया। अग्नि उलझन में पीछे मुड़ी। लौटने पर उसने युगांत को एक जटिल भाव के साथ देखा। अग्नि। युगांत ने अग्नि को घूरा और ठंडेपन से हंसा। आध्यात्मिक सांप्रदायिक क्षेत्र। हाँ, बधाई हो मिस अग्नि। वह पहले से ही आत्मा सन्यासी स्तर पर है, फिर भी वह उसके सामने पूरी तरह शक्तिहीन होने का नाटक कर रहा है। उसे क्या लगता है कि वह किसे मूर्ख बना रहा है? शुरुआती झटके के बाद युगांत को गुस्से की लहर महसूस हुई, जैसे कि उसे धोखा दिया गया हो। उसने गुस्से से अग्नि को घूरा, फिर मुड़ा और चला गया। अग्नि अपने सदमे से बाहर आ गई। नहीं, हम युगांत को इस तरह नहीं जाने दे सकते। अगर यह बात बाहर आ गई कि वह साधना कर सकती है, और अगर उन्हें उसकी साधना की प्रगति के बारे में पता चल गया, तो चौहान परिवार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। अग्नि अभी तक चौहान परिवार के पूर्ण पैमाने पर हत्या के प्रयास का सामना करने में सक्षम नहीं है। ये सोचकर अग्नि जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। युगांत, मेरा इंतजार करो, अग्नि ने युगांत की पीठ पर पुकारा। लेकिन युगांत नहीं मुड़ा, उसकी पीठ गुस्से से भरी थी। युगांत। अग्नि ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और युगांत का हाथ थाम लिया। युगांत ने अग्नि को घूरा। जाने दो, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? युगांत ने अग्नि को घूरा और गुस्से में कहा, क्या तुम मेरा सम्मान भी करते हो? क्या तुम एक बेकार व्यक्ति नहीं थे? क्या तुम साधना में अक्षम नहीं थे? लेकिन तुम वास्तव में साधना कर सकते हो, और तुम आत्मा सन्यासी क्षेत्र में भी हो। तुम वास्तव में जानते हो कि झूठ कैसे बोला जाता है। युगांत। वे दोनों पहले ही राठौर हवेली से बाहर निकल चुके थे और सड़क पर खड़े थे। युगांत, वह लड़का बहुत हंगामा कर रहा है। वह शायद एक विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण में बड़ा हुआ था और कभी नहीं जानता था कि धैर्यवान और सतर्क रहने का क्या मतलब है। शश, अपनी आवाज़ धीमी रखो। अग्नि ने चारों ओर देखा। देर रात हो चुकी थी और सड़कें सुनसान थीं, लेकिन आप नहीं जानते कि कौन सा कोना आंखों की एक जोड़ी छिपा सकता है। इसके अलावा ये राठौर हवेली के मुख्य द्वार पर ही है। क्या होगा अगर कोई हमारी बात सुन ले? मुझे धीरे क्यों बोलना चाहिए? नहीं, मैं जोर से चिल्लाने वाला हूँ। अग्नि, तुम एक बहुत बड़ी झूठी हो, एक बहुत बड़ी झूठी। तुम। अग्नि ने यू मिंगे का हाथ पकड़ लिया। वह चाहे कुछ भी कहे, वह सुनने को तैयार नहीं था। एक रूठे हुए बच्चे की तरह मनमानी कर रहा था, और अग्नि का गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा था। जब मैं विनम्रता से बात करती हूँ तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम्हें बस मेरी चीख सुननी है ना? अग्नि ने उसे घूर कर देखा। अभी चुप रहो। यू मिंगे ने गुस्से से अग्नि को घूरा। अग्नि ने उसे और भी भयंकर रूप से घूरा। जैसे ही अग्नि ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, यू मिंगे की शक्ति तुरंत कम हो गई। उसकी गति किसी पंचर गुब्बारे की तरह दिखाई देने वाली गति से कमजोर हो गई। अंततः उसने अग्नि की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में दोषारोपण और आक्रोश भरा था। तुम बहुत उग्र हो। और इसी क्षण महामहिम विक्रम इस समय अपने युवराज के निवास में हैं। बाहर जाओ। महल की नौकरानी आधी रात का खाना ले आई, लेकिन महामहिम विक्रम गुस्से से दहाड़े और अपना हाथ हिलाकर हवा का एक झोंका चलाया, जिसने खाने के डिब्बे को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया, जो फिर जमीन पर बिखर गया। दादी गोंद ने याचनापूर्ण दृष्टि से प्रबंधक राठौर की ओर देखा। प्रबंधक राठौर की आंखों में लाचारी का भाव आ गया। महामहिम विक्रम खुशी खुशी बाहर गए थे, लेकिन जैसे ही वह लौटे, उन्होंने खुद को अपने अध्ययन कक्ष में बंद कर लिया और चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उनका एक समय का शांतिपूर्ण अध्ययन कक्ष पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया।
महामहिम विक्रम पहले अलग थलग और क्रूर हुआ करते थे, लेकिन वे कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाते थे और अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करते थे। हालांकि हाल ही में उन्होंने लगातार 2 बार नियंत्रण खो दिया है। प्रबंधक राठौर ने अपना माथा रगड़ा। अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, महामहिम विक्रम का मिस अग्नि से विवाद हुआ होगा। महामहिम विक्रम। प्रबंधक राठौर ने कमरे में कदम रखा, उनके कदम फर्श पर बिखरे टूटे चीनी मिट्टी के टुकड़ों पर पड़ रहे थे। विक्रम सिंह के बेदाग चेहरे पर उनकी गहरी आंखें ठंडक से भरी हुई थीं, एक क्रोधित फंसे हुए जानवर की तरह प्रबंधक राठौर को भयंकर रूप से घूर रही थीं। एक चीते की तरह जो किसी भी पल झपटने के लिए तैयार हो। महामहिम विक्रम, राठौर परिवार से खबर आई है कि 5वीं बेटी के लौटने के बाद। चुप रहो। विक्रम सिंह की आभा अचानक भड़क उठी, उसकी गहरी आंखें ठंडक और क्रोध दोनों से चमक उठी। अब से उसके बारे में एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। अग्नि के शब्द अभी भी विक्रम सिंह के दिमाग में गूंज रहे थे। भले ही मुझे समर पसंद हो, मैं विक्रम सिंह को कभी पसंद नहीं करूंगी। भले ही उसे समर पसंद हो, क्या वह उसे पसंद नहीं करेगी? उसकी नज़र में क्या वह समर जितना अच्छा भी नहीं है? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। बॉस विक्रम समर को फिर से पीटना चाहता था। प्रबंधक राठौर झिझके, लेकिन यह अग्नि के बारे में है। तुम्हें मेरी आज्ञा न मानने का अधिकार किसने दिया? महामहिम विक्रम की नज़र दृढ़ और ठंडी थी, उनका क्रोध मैग्मा की तरह फूट रहा था। प्रबंधक राठौर ने अपनी नाक छुई, मुड़े और चले गए। रुको। जैसे ही प्रबंधक राठौर दरवाजे पर पहुंचे, महामहिम विक्रम, जो क्रोध से भरे हुए थे, अभी भी उनमें थोड़ा सा तर्क बाकी था, बोलो। प्रबंधक राठौर की आंखों में एक समझदारी भरी चमक आ गई। महामहिम विक्रम, कुमारी अग्नि के वापस आने के बाद फैंग यानफेंग के परिवार ने उसे बहुत परेशान किया। इससे पहले कि प्रबंधक राठौर अपनी बात पूरी कर पाते, विक्रम सिंह ने उपहास किया, वह लड़की घमंडी और अभिमानी है, ये सही है कि उसे सबक सिखाया गया। क्या इसमें कोई समस्या है? वैसे भी वह लड़की निर्मम है, फैंग यानफेंग उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? प्रबंधक राठौर, बाद में। विक्रम सिंह ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि प्रबंधक राठौर को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रबंधक राठौर, उन्होंने अभी तक इस बात का जिक्र भी नहीं किया है कि यूमिंगे कुमारी अग्नि की मदद करने के लिए पूरे फिक्स्यू टावर को ध्वस्त करने गया था। नीचे उतरो, महामहिम विक्रम ने अहंकारपूर्वक आदेश दिया। लॉकडाउन के तहत माता पिता ने आह भरी, केवल अपना सिर हिला सके और असहाय होकर नीचे चले गए। यूमिंगे ने आरोप लगाते हुए अग्नि को घूरा, तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो। अग्नि ने आह भरी, निराशा में अपना माथा रगड़ते हुए, मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। यूमिंगे ने एक बच्चे की तरह अपने हाथों से अपने कान ढक लिए। अग्नि, यूमिंगे, तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? यूमिंगे ने उस पर सही तरीके से आरोप लगाया। तो वास्तव में तुम क्या चाहते हो? इस मूर्ख हंस पर अग्नि गुस्से से लगभग अवाक रह गई। मुझसे विनती करो, यूमिंगे ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। मुझे बताओ, भाई यूमिंगे, कृपया किसी को मत बताना, ठीक है? मुझे बताओ। यूमिंगे ने अग्नि को नाचने के लिए आग्रह किया। अग्नि। यूमिंगे को लगा कि यह एक बेहतरीन विचार है। उसने आत्मसंतुष्टि से अग्नि की ओर देखा और कहा, चलो मुझसे विनती करो। अग्नि ने एक गहरी सांस ली। यूमिंगे ने अपनी बाहें मोड़ लीं और धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे विनती नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं निश्चित रूप से इसे दूर दूर तक फैला दूंगा, और फिर हर कोई। अग्नि ने एक और गहरी सांस ली, क्या कोई और तरीका नहीं है? यूमिंगे ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, कोई और तरीका नहीं है। अग्नि, अगर मैं मांगूं तो क्या तुम चुप रहोगे? यूमिंगे ने अहंकार और आत्मसंतुष्टि से कहा, यह सही है। मैं, यूमिंगे, जो कहता हूं उसका मतलब समझता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं इसकी घोषणा नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। ये कहने के बाद तुम इसे राज रखोगे। हम। ठीक है फिर। अग्नि ने अपनी आस्तीनें चढ़ा लीं। ये बस एक वाक्य था, कुछ भी गंभीर नहीं। अग्नि ने बस यूमिंगे की आवाज़ की नकल की और नखरेबाज लहजे में वाक्य कहा। तल्लीनता की भावना पैदा करने के लिए अग्नि ने यूमिंगे की आस्तीन खींची, उसकी आंखों में ध्यान से देखा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वे एक दूसरे को देख रहे हों और एक दूसरे से नजरें मिला रहे हों। वाह, अग्नि, ये सच में तुम हो? दूर से आश्चर्य की एक पुकार आई। अग्नि का दिल धड़कने लगा, उसे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। वह मुड़ी। परी मुयाओ। उत्तरी सीमांत शहर में रहने के दौरान अग्नि परी मुयाओ से कुछ बार मिल चुकी थी। परी मुयाओ और राठौर रिया ने उसे नुकसान पहुंचाने की कई बार साजिश रची थी, लेकिन वह हर बार बिना किसी नुकसान के बच निकली और बदले में परी मुयाओ को धोखा देने में भी कामयाब रही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अग्नि ने त्योरियां चढ़ाईं। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं इतना अद्भुत दृश्य नहीं देख पाता। परी मुयाओ ने नाटकीय ढंग से अपनी आंखें चौड़ी की। अग्नि, क्या तुम महामहिम विक्रम को पसंद नहीं करती हो?
अब तुम यूमिंगे से चिपकी हुई हो और इतनी प्यारी बन रही हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसी चंचल और चंचल महिला कैसे हो सकती है? अग्नि ने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं। वह परी मुयाओ के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थी, इसलिए उसने यूमिंगे को दूर खींच लिया। उसे यूमिंगे को एक और बात बतानी थी, लेकिन परी मुयाओ उसे जाने नहीं देगी। क्या तुम पकड़े गए? भागने की कोशिश कर रहे हो? परी मुयाओ ने अग्नि को भयंकर रूप से घूरा। तुम्हारे जैसी महिला को मेरे राजकुमार विक्रम को पसंद करने का कोई अधिकार नहीं है। अग्नि, परी मुयाओ ने अग्नि को घूरा, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी महामहिम विक्रम को परेशान करते देखा तो मैं हर किसी के सामने तुम्हारी बेशर्मी को उजागर कर दूंगी। ये कहकर परी मुयाओ वहां से चली गई। परी मुयाओ बहुत रोमांचित थी। अगर इस दुनिया में विक्रम सिंह जैसी अद्वितीय प्रतिभा नहीं होती तो यूमिंगे वास्तव में काफी आकर्षक होता। हालांकि दुनिया में सिर्फ महामहिम विक्रम हैं। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि अग्नि और यूमिंगे शामिल हैं, अंततः परी मुयाओ ने पता लगा लिया कि अग्नि की प्रतिष्ठा को कैसे बर्बाद किया जाए। क्या हम उसे मार दें? यूमिंगे ने लापरवाही से पूछा, जैसे कि वह कुछ भी बात नहीं कर रहा हो। अग्नि, क्या तुम्हारे लिए हत्या करना खाना पीना जितना आसान है? यूमिंगे ने कंधे उचकाए। अग्नि, तुमने उसे क्यों मारा? उसे क्यों मारा जाए? क्या कोई सवाल भी है? यूमिंगे ने उपहास किया, इस महिला ने जिस तरह से तुम्हें देखा वह नफरत और आत्मसंतुष्टि से भरा था। तब अग्नि को एहसास हुआ कि इस लड़के के खुशमिजाज, मूर्ख और बेवकूफ़ स्वभाव के बावजूद वह आखिर अंधकार सत्ता से था। वह बचपन से ही लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों में भटकता रहा था और उसकी पसंदीदा चीज़ें खून और हत्या थीं। कुछ लोगों को मारना खाना और पीने जितना ही आसान था। अग्नि को याद आया कि परी मुयाओ ने उत्तरी सीमांत शहर में उसके साथ क्या किया था और उसने उपहास करते हुए कहा, अगर किसी को मरना ही है तो मैं ही उसे मारूंगी। अरे हाँ, यूमिंगे होश में आया। तुम्हारी अपनी साधना पहले से ही काफ़ी अच्छी है, उसे मारना तुम्हारे लिए मुर्गी मारने जितना ही आसान है। हालांकि यूमिंगे को ये याद आते ही अचानक फिर से गुस्सा आ गया कि अग्नि ने उसे धोखा दिया था और उसने गुस्से से अग्नि को घूरा। अग्नि ने आह भरते हुए सोचा कि यह युवक इतना प्रतिशोधी क्यों है। उसने यूमिंगे को चिढ़ते हुए घूरा, क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने तुमसे यह बात छिपाई? तुम कब तक नाराज रहोगे? इसके अलावा मेरे परिवार को छोड़कर तुम अकेले बाहरी व्यक्ति हो जिसे इस बारे में पता था। समर को नहीं पता। यूमिंगे की आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे नहीं पता। हुआन यी को नहीं पता। मुझे नहीं पता। विक्रम सिंह को नहीं पता। उसे शायद नहीं पता है ना? वैसे भी मैंने उसे नहीं बताया, अग्नि ने निश्चित रूप से कहा। यूमिंगे, जो अभी तक नाराज था, अचानक उत्साहित हो गया। उसने अग्नि का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखें रात के आसमान में सबसे चमकीले तारों की तरह चमक रही थीं। विक्रम सिंह को नहीं पता। विक्रम को सच में नहीं पता। हा हा हा, विक्रम सिंह को सच में नहीं पता। अग्नि ने सहमति में हाँ हाँ की। हा हा हा, यूमिंगे अपने आप से बेहद खुश था। ये रहस्य विक्रम सिंह को भी नहीं पता था, लेकिन उसे पता चल गया। हा 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 हा, यूमिंगे अपनी आत्मसंतुष्टि को रोक नहीं पाया। उसने उत्साह से अग्नि को घूरा, विक्रम सिंह को मत बताना कि तुम साधना कर सकते हो। ये हमारा रहस्य है, समझ गए? अग्नि अवाक रह गई। यूमिंगे इतने लंबे समय तक इतना आत्मसंतुष्ट कैसे रह सकता है? हालांकि ये सोचकर कि यूमिंगे अपना मुंह बंद रखेगा और उसे इसके बारे में और चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, अग्नि ने सिर हिलाया, ठीक है। यूमिंगे को अभी भी मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए देखकर अग्नि ने चिढ़कर कहा, चूंकि तुम इतने खाली हो तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? किस तरह की मदद? यूमिंगे ने उत्साह से पूछा। छोटी अग्नि ने समर से मदद नहीं मांगी, नहीं उसने विक्रम सिंह से मदद मांगी, बल्कि उसने इसके बजाय उससे मदद मांगी। वह कितनी खुश है। अग्नि ने यूमिंगे के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि यह कल तक हो जाएगा। यूमिंगे ने अपनी छाती थपथपाए और जल्दी से भागने से पहले अपना वादा किया। यूमिंगे के साथ बात करने के बाद अग्नि स्टारफॉल अकादमी लौट आए। बहन, हाथ में खंजर लिए और पसीने से लथपथ छोटा वीर दौड़कर आया। दीदी, दीदी, कैसा है, कैसा है? क्या वह बुरा आदमी बेनकाब हो गया? अंकल च्यू और दादी झाओ ने भी उत्साह से अग्नि की ओर देखा। अग्नि हल्की सी मुस्कुराए, अब सब खत्म हो गया है। फ्यू, सभी ने बासी हवा की एक सांस छोड़ी और आराम किया। मैं तो अभी पूरी तरह डर गया था। दादी झाओ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह मुस्कुराई और अग्नि से बोली, बधाई हो मिस, आपने अंततः स्पिरिट सेक्ट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। अंकल च्यू ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली, बधाई हो मिस। ऐसी साधना गति पूरे महाद्वीप में बेजोड़ है। च्यूलिंग भी धीरे धीरे बाहर आए, उसका चेहरा भावना से लाल हो गया था और उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। 5वीं युवा महिला परिवार की रीढ़ है, केवल जब वह मजबूत होगी तभी परिवार मजबूती से खड़ा हो सकेगा। अग्नि ने सभी की ओर देखा और कहा, अगर केवल मैं ही मजबूत हूं तो इसका कोई फायदा नहीं है।
अब से अंकल च्यू, छोटा वीर और च्यूलिंग, आप तीनों को साधना करने की जरूरत होगी। अंकल च्यू एक 8 सितारा आत्मा गुरु हैं, जबकि च्यूलिंग और छोटा वीर अभी भी एक सितारा आत्मा गुरु हैं। उत्तरी सीमांत शहर में अग्नि अभी तक स्पिरिट सैक्ट क्षेत्र में नहीं पहुंची थी, इसलिए एक ग्रैंड मास्टर स्तरीय कीमियागर होने के बावजूद वह शायद उनकी ज्यादा मदद नहीं कर सकी। अब चीजें अलग हैं, अग्नि ने कहा। च्यूलिंग अभी भी घायल है, इसलिए उसे अभी आराम करना चाहिए, लेकिन अंकल च्यू और छोटा वीर, आप दोनों को जल्दी करनी चाहिए। इस बिंदु पर अग्नि ने पहले अंकल च्यू की ओर देखा। अंकल च्यू, आपकी साधना कई सालों से 8वें स्तर पर अटकी हुई है। आपकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त है, लेकिन मुख्य समस्या क्षेत्र को समझने में है। कलम, यहाँ आओ। अग्नि ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। दादी झाओ ने जल्दी से एक कलम और स्याही दे दी। व्याख्यान देते समय अग्नि बहुत गंभीर थी और आसपास कोई शोर नहीं था, सब शांत था। अग्नि ने एक ही झटके में कविता लिख दी और स्याही सूखने के बाद उसने एक पतली पुस्तिका अंकल च्यू को सौंप दी। ये टोंगटियन जुआंडियन है, जिसे मैंने बटियन जुआंडियन के आधार पर संशोधित किया है, जिसे आपने तैयार किया था अंकल च्यू। यह अग्नि द्वारा ओवरलॉर्ड्स मिस्टीरियस स्क्रिप्चर के आधार पर अंकल च्यू के लिए साधना तकनीक तैयार करने के बराबर है। प्राप्ति का ये स्तर स्पिरिट सैक्ट क्षेत्र से कहीं आगे जाता है। अंकल च्यू ने उत्साह से अग्नि की ओर देखा। उनके हाथ तोंगटियन शुआंडियन भविष्यवाणी की एक किताब पकड़े हुए काम रहे थे। मिस छी, अग्नि ने सिर हिलाया। मैं भविष्य में अक्सर घर से दूर रहूंगी, इसलिए अंकल च्यू को घर की चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अंकल च्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब तक वह लगन से साधना करेगा, अंकल च्यू निश्चित रूप से 10 दिनों के भीतर आत्मा गुरु के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। अंकल च्यू ने उत्साह से अग्नि को घूरा। आपको समझना होगा, वह बहुत 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 लंबे समय से 8वें सितारे वाले आध्यात्मिक गुरु स्तर पर अटका हुआ था, इतने लंबे समय से कि उसे लगा कि उसका जीवन ऐसा ही होगा। अगर कोई कहे कि वह 10 दिनों के भीतर आत्मा गुरु के 9वें स्तर पर पहुंच सकता है, तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पागल समझेगा। लेकिन अंकल च्यू को अग्नि की बात पर दृढ़ विश्वास था। बहन, मेरा क्या, मेरा क्या? छोटा वीर ने उत्साह से अपनी बड़ी बहन की ओर देखा। उसके दिल में उसकी बहन एक देवी की तरह थी। अग्नि हल्की सी मुस्कुराए। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें पहले साधना करने की अनुमति क्यों नहीं दी? मुझे नहीं पता। छोटा वीर बहुत आज्ञाकारी था। उसकी बहन उसे साधना नहीं करने देती थी, इसलिए वह साधना नहीं करेगा, चाहे दूसरे उसे उकसाने की कितनी भी कोशिश करें। क्योंकि पिछले 5 सालों से तुम्हारी बहन तुम्हारे शरीर को ढालने का काम कर रही है। पहले तुम्हारे पास एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर था। यद्यपि जुनवू साम्राज्य में एक अर्ध आध्यात्मिक शरीर को प्रतिभाशाली माना जाता है और तुम अपने साथियों से बहुत आगे निकल सकते हो। छोटा वीर, हम जो चाहते हैं वह न केवल अपने साथियों से बहुत आगे निकलना है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति बनना है जो 3 पीढ़ियों से भी आगे निकल सके। इसलिए तुम्हारी बहन ने तुम्हें आसानी से साधना शुरू नहीं करने दी। लेकिन अब समय आ गया है छोटा वीर, तुम साधना शुरू कर सकते हो। ओह! छोटा वीर बहुत खुश था, उसकी आंखें हंसी से अर्धचंद्राकार हो गईं। अग्नि ने छोटे वीर को पालथी मारकर बैठने के लिए खींचा और उसे कदम दर कदम सिखाना शुरू किया। अग्नि के पास एक परम सुंदर गुरु है जो कभी महाद्वीप पर एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करता था, और उसके पास जो साधना तकनीकें हैं वे आम लोगों की कल्पना से परे हैं। सैद्धांतिक ज्ञान के मामले में अग्नि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बराबर है और अपना खुद का स्कूल स्थापित करने में सक्षम है। अन्यथा उसने एक झटके में अंकल च्यू की साधना विधि नहीं बदली होती और उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि तैयार नहीं की होती। छोटा वीर के पास जुआनलिंग शरीर है, इसलिए कठोर स्क्रीनिंग के बाद अग्नि ने जुआनलिंग डिवाइन स्किल का चयन किया। जुआनलिंग डिवाइन स्किल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह छोटे वीर के जुआनलिंग शरीर के अनुकूल है। इसके लिए क्षेत्र की बहुत अधिक समझ की आवश्यकता नहीं है और कभी कभी कोई व्यक्ति स्तब्ध अवस्था में भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए मिस्टीरियस स्पिरिट डिवाइन स्किल न केवल छोटे वीर के मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी से मेल खाता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व से भी पूरी तरह मेल खाता है। मिस, मैं च्यूलिंग बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं और वह लालसा से अग्नि को देख रही थी। अग्नि ने च्यूलिंग को देखा और आह भरी, तुम्हारा शरीर साधना के लिए उपयुक्त नहीं है। मिस ने यह बात एक से अधिक बार कही थी, लेकिन इसे फिर से सुनकर च्यूलिंग को गहरी चोट पहुंची। यहाँ तक कि औषधीय स्नान करने से भी किसी की संरचना पूरी तरह से नहीं बदल सकती है। च्यूलिंग की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह रोने वाली थी। लेकिन अग्नि ने च्यूलिंग की ओर देखा और हल्की सी मुस्कुराए। अब अपना हाथ बढ़ाओ। च्यूलिंग ने उलझन में अग्नि को देखा, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। अग्नि की उंगलियां कुछ सेकंड के लिए च्यूलिंग की कलाई पर रुकी। उसकी आंखों में आश्चर्य, संदेह और समझ की चमक दिखाई दी। मिस, च्यूलिंग ने आश्चर्य से अग्नि की ओर देखा। युवा मालकिन उसे इस तरह क्यों देख रही है? उसे थोड़ा डर लग रहा है।
अग्नि हल्की सी मुस्कुराए और बोली, च्यूलिंग, अब मैं समझ गई हूं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का क्या मतलब है। ऐसा लगता है कि मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत कोमल थी। हाँ, च्यूलिंग हैरान लग रही थी। मिस, क्या क्या गलत है? अग्नि ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें रगड़ी और एक कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह काम करेगा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं एक पिटाई की हकदार हूँ, मैं सच में एक पिटाई की हकदार हूँ। मिस, च्यूलिंग ने उत्सुकता से अग्नि की ओर देखा। अग्नि ने कहा, क्या दादी गुई ने इस बार तुम्हें एक लंबी मोटी सुई नहीं चुभोई? ओहो, अग्नि ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, दादी गुई का एक्यूपंक्चर पूरी तरह से बेतरतीब था, लेकिन इसी वजह से वह तुम्हारे शरीर से ज्यादातर अशुद्धियों को निकालने में कामयाब रहीं। ये पिछले कुछ सालों में तुम्हारी दृढ़ता का भी परिणाम है कि तुम अपने शरीर से अशुद्धियों को अलग करने में कामयाब रही। च्यूलिंग हैरान थी। हाँ, अग्नि ने सिर हिलाया, मूल रूप से साधना के लिए आपका शरीर बहुत ही सामान्य था। भले ही आप साधना करते, आप इस जीवन में केवल 5वें स्तर के आत्मा गुरु के शीर्ष स्तर तक पहुंच पाते। इसलिए मैंने कहा कि आपके पास साधना के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। अग्नि जानती थी कि च्यूलिंग ने कितनी मेहनत की है। उसने गुप्त रूप से कई बार साधना की थी, लेकिन हर बार काली अराजक ऊर्जा के कारण वह कोई प्रगति नहीं कर पाई और अंत में उसे हार माननी पड़ी। च्यूलिंग की आंखों में आंसू आ गए और कंबल के नीचे उसके हाथों की मुट्ठियां बंध गईं। मूल रूप से उसे मजबूत बनने की कोई तीव्र इच्छा नहीं थी, लेकिन 5 साल पहले उसकी युवा मालकिन के साथ हुए एक हादसे के बाद पूरा परिवार कमजोर और बेकार हो गया, हवा और बारिश में झूलती एक छोटी नाव की तरह जो किसी भी समय पलट सकती थी। इसलिए उसने खुद को संवारने और अपने परिवार की रक्षा करने के लिए बहुत मेहनत की। हालांकि वह एक साधारण प्रतिभा वाली थी और उसने कितनी भी मेहनत की, वह आगे नहीं बढ़ सकी। जब भी उसे गुस्सा आता, वह रोती, लेकिन रोने के बाद वह फिर से साधना करना शुरू कर देती, और वह अभी भी केवल पहले स्तर की आत्मा गुरु थी। भगवान जानता है कि वह कितनी निराश थी। मिस, क्या आप कह रही हैं कि मैं अब साधना प्रतिभा रखती हूँ? च्यूलिंग ने उत्साह से अग्नि की ओर देखा। अग्नि ने पूरी तरह काम रही उस लड़की की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे पास साधना की प्रतिभा है, और मेरे यहाँ होने से आपका भविष्य असीम है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई? नहीं, अग्नि ने उसे टोकते हुए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों में, हालांकि तुम निराश थी, लेकिन तुमने कभी साधना करना बंद नहीं किया। तुम्हारे पास एक दृढ़ और ऊपर की ओर प्रयास करने वाला दावहृदय है। इसके अलावा इस बार तुम एक अप्रत्याशित अवसर के माध्यम से अपने साधना मध्याह्न को खोलने में सक्षम थी। ये कुछ ऐसा है जिसे दोहराया नहीं जा सकता है। च्यूलिंग ने सिर हिलाया। अगर सबसे बड़े बेटे बाद में इसके बारे में पूछें तो कृपया दादी गुई को धन्यवाद दें। पफ च्यूलिंग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लेट जाना चाहिए और अभी के लिए अपनी चोटों से उबरना चाहिए। तुम 3 दिनों में फिर से साधना शुरू कर सकते हो। वुडनली प्रोफाउंड रिकॉर्ड का अभ्यास जारी रखें जो तुम्हारे हाथ में था। एक बार जब तुम आत्मा गुरु के 5वें स्तर पर पहुंच जाओगे तो हम अन्य साधना विधियों पर स्विच करेंगे।